रमेश भाई ने पढ़ाई की एग्रोनॉमी में और डिटेल में नॉलेज लिया। डिग्री तो उन्होंने ली ही, पर उसके साथ साथ में उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत सारी जगह पे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग सीखा। मुझे ग्रेजुएशन जब मैं एग्रोनॉमी में कर रहा था, तब मुझे सब्जेक्ट लेना था ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमारी जो केमिकल फार्मिंग है उसका कंपैरेटिव स्टडी करना था। तब मुझे हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि रमेश वो सब्जेक्ट मत लो, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इतने फार्मर गुजरात में नहीं था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के मैं डेटा ले सकूं। ये हालत थी। मैं बात कर रहा हूँ 93 की। 93 में इतने लोग ही नहीं थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेटा में ले सकूं, मैं क्वेश्चनरी उनसे भरवा सकूं, तो वो सब्जेक्ट मैं नहीं ले पाया था। ये हालत थी। सृष्टि के हमारा 2 काम है। हम लोग क्या करते हैं कि जो गांव में दादा और दादी के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक ज्ञान, जो अनुभव से सीखा है या दादा या दादी से सीखा है, और वो ज्ञान उनका देहांत होने के बाद ख़त्म हो रहा है। तो एक ज्ञान की विरासत एवरी डे हर गांव से हर बुजुर्ग के अवसान के साथ ख़त्म हो रही है। दूसरा काम हम लोगों ने किया कि इनोवेशन को बढ़ावा देने का। लोग अपनी समस्याओं में समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारे नहीं ढूंढते। जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं श्रम ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, वो जिस वक्त पता चल जाए उस वक्त इनोवेशन की शुरुआत हो जाती है। 80s और 90s की बात करते हैं तो तब फार्मिंग में क्या दौर था? जब हमारे घरों में मैं कह सकता हूँ कि हमारे रात को सोने के लिए जगह कम थी, पेस्टिसाइड रखने के लिए जगह ज़्यादा थी। ओके। तो वो दौर हमने देखा है। बहुत सा अच्छा प्रोडक्शन हुआ क्वार्टर शंकर 4 शंकर 6 में गेहूं का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल थी, हमारा जो कुएं का जो पानी था, हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो ख़त्म हुआ। हमारी जो सॉइल की जो उर्वरक शक्ति थी वो ख़त्म होते हुए मैंने देखा है। जो भी टेक्नोलॉजी आई उसने हमारे नेचर को मतलब कमज़ोर किया, हमारी जो फार्मर की जो इकोनॉमी है उसको भी कमज़ोर किया। हाँ, बड़ा है जो बाज़ार के जो उत्पाद है वो डेफिनेटली उसमें विकास हुआ। तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ गुजराती में कि प्रोडक्शन जो है वो हमारी सॉइल फर्टिलिटी का रूपांतर है। उत्पादन છે જમીનની ફળદ્રુપતાનું રૂપાંતર છે। એ કેમિકલ વેમાં આપો કે ઓર્ગેનિક વેમાં આપો, પણ જમીનનું પોષણ તો તમારે કરવું પડે। જમીનનું પોષણ ના કરો તો પ્રોડક્શન ના થાય। एग्रोनॉमी में ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना कवर होता है? ऐसा था कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हिस्सा ही नहीं था। हम लोग तो केमिकल फार्मिंग पढ़े हैं। तो वो भूलने के लिए मैं 1 साल भास्कर भाई के फार्म में गया। हाँ। और नौकरी छोड़ के गया था। हाँ। स्लो कुकिंग बहुत ज़रूरी है, और इतना ही नहीं, कुकिंग होने के बाद धीरे धीरे चबा के खाना। कई बार हमने देखा है कि सब्जियों में जब मिर्ची या बैंगन या टमाटर जब हार्वेस्ट करने के अगले दिन भी वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है, और वो सारे पेस्टिसाइड शोषक प्रकार के कि एक बार छिड़कने के बाद वो पौधे के अंदर चले जाते हैं, मिर्ची के बैंगन के अंदर, और वो खाने वाला जहर ही खाता है। सर्जनशील समाज तभी बन पाएगा जब प्रॉब्लम के साथ जीने के आदी न हो जाए। आज हमारे साथ रमेश भाई पटेल जुड़े हुए हैं जो सृष्टि के ट्रस्टी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उनके बारे में बताया जाए कि वो खेती से जुड़े हुए हैं, वो ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान है। वो एक ऐसी फैमिली में से आते हैं जहाँ पे कृषि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बचपन से ही उन्होंने कृषि और कृषि के प्रॉब्लम्स बहुत करीब से देखे हुए हैं। तो आगे हम जानेंगे रमेश भाई के पास और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, और आज वो क्या क्या तरीके से फार्मर्स को हेल्प करते हैं, और भी जानेंगे उनके ओपिनियंस, जैसे हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए, थैंक यू रमेश भाई फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, और आप जुड़े हमारे साथ, काफ़ी आनंद हुआ, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। आप हर कोई जगह पे हर लेवल पे काम में अवेलेबल है। जैसे कि आज हम गुरुवार था, तो गुरुवार को रमेश भाई कितने भी बिजी शेड्यूल में हो तो गुरुवार और रविवार को खेडूत हाट में हमेशा जुड़ते ही हैं। थैंक यू विश्वम। मुझे खुशी है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में आपके जो प्रयास और आपने जो अभी ये इनिशिएटिव शुरू किया, आई एम श्योर कि ये सबके लिए बहुत काम आएगा।
आज आपने मेरे बारे में आपको जो जानना है, मैं एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं बता सकता हूँ कि मेरे गांव में जब बिजली आई, वो एक सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं परिवर्तन मैंने बचपन में देखा। मैं बात कर रहा हूँ 80 से 85 के बीच में। जब मैं 8 से 9 साल 10 साल का था तब मेरे गांव में बिजली आई। और इससे पहले हमने खेतों में ऑयल इंजन से पानी निकालते थे और कुएं से पानी निकालते थे। तो थोड़ी देर कुएं में पानी आता था, निकाल लिया, 2-4 चास इरिगेशन किया, फिर जब पानी ख़त्म हो जाए कुएं में तो कुआं मतलब इंजन बंद करके फिर दूसरे दिन तक या शाम तक इंतज़ार करना। और जब बिजली आई, मोनोब्लॉक आए, ट्यूबवेल हुए, है ना, गहरे पानी हमने खींचा, गेहूं की नई नई वैरायटी आई, कॉटन की नई नई वैरायटी आई, शंकर 4 और शंकर 6 का ज़माना भी देखा है। जब हमारे घरों में मैं कह सकता हूँ कि हमारे रात को सोने के लिए जगह कम थी, पेस्टिसाइड रखने के लिए जगह ज़्यादा थी। ओके। तो वो दौर हमने देखा है। बहुत सा अच्छा प्रोडक्शन हुआ क्वार्टर शंकर 4 शंकर 6 में, गेहूं का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल थी, हमारा जो कुएं का जो पानी था, हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो ख़त्म हुआ। हमारी जो सॉइल की जो उर्वरक शक्ति थी वो ख़त्म होते हुए मैंने देखा है। और मोनोब्लॉक पंप जो मोटर था वो गया, इसके बाद गहरा ट्यूबवेल खोदा, सबमर्सिबल पंप आया। सबमर्सिबल पंप 10 एचपी से आज 20 और 30 एचपी के पंप भी खेतों में हम देख रहे हैं। ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है, उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, हाइब्रिड सीड आ रहे हैं, देसी तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब खेतों में। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया है, जैसे आलू में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गया, हाँ, कॉटन में तो बीटी कॉटन आ गया। शुरू में ऐसे ही एक सोच थी, जब कंपनी ने प्रमोशन किया कि बीटी में दवाई नहीं छिड़कनी पड़ेगी, पेस्टिसाइड नहीं डालनी पड़ेगी, सारे किसान खुश थे कि भाई चलो एक अच्छा हुआ। लेकिन बीटी में भी कुछ सालों के बाद और ज़्यादा पेस्टिसाइड डालनी पड़ी। और जो पहले देसी कपास जब लगाते थे तो जोखिम कम था। शंकर 4 और शंकर 6 कॉटन की वैरायटी आई तो थोड़ा जोखिम बढ़ा, बीटी कॉटन आई तो जोखिम और भी कई गुना बढ़ गया। तो किसान के हिस्से में जो भी टेक्नोलॉजी आई उसने हमारे नेचर को मतलब कमज़ोर किया, हमारी जो फार्मर की जो इकोनॉमी है उसको भी कमज़ोर किया। हाँ, बड़ा है जो बाज़ार के जो उत्पाद है वो डेफिनेटली उसमें विकास हुआ। ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर के पुर्जे के दाम, हमारे जो ट्रैक्टर के डालने के लिए डीजल और ऑयल के प्राइसेस बढ़े, घरों में टीवी और फ्रिज और बाकी सारे जो सामान आए, इसकी वजह से बाज़ार तो बढ़ा लेकिन किसान की जो खुद की जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत कमज़ोर हुई। मैं कह सकता हूँ कि उस ज़माने का मुनाफा का जो उसका जेब में जो बचता था और आज जो बचता था बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहा। किसान के हिस्से में जोखिम बड़ा है। जब मैंने एग्रोनॉमी में ग्रेजुएशन का फ़ैसला लिया और ग्रेजुएट हुआ, इसके बाद मैंने मास्टर किया जर्नलिज़म में। और सोच ये थी कि भाई किसानों के लिए सही तकनीक किसानों तक पहुंचाऊं। और रूरल जर्नलिज़म, क्योंकि उस ज़माने में जब मुझे ग्रेजुएशन जब मैं एग्रोनॉमी में कर रहा था तब मुझे सब्जेक्ट लेना था ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमारी जो केमिकल फार्मिंग है उसका कंपैरेटिव स्टडी करना था। तब मुझे हमारे जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि रमेश वो सब्जेक्ट मत लो, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इतने फार्मर गुजरात में नहीं था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के मैं डेटा ले सकूं। ये हालत थी। मैं बात कर रहा हूँ 93 की। 93 में इतने लोग ही नहीं थे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेटा में ले सकूं, मैं क्वेश्चनरी उनसे भरवा सकूं, तो वो सब्जेक्ट मैं नहीं ले पाया था, ये हालत थी। और इसके बाद मैंने मास्टर किया। मास्टर ख़त्म करने के बाद मैंने सृष्टि ज्वाइन किया। और सृष्टि के हमारा 2 काम हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जो गांव में दादा और दादी के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक ज्ञान, जो अनुभव से सीखा है या दादा या दादी से सीखा है, और वो ज्ञान उनका देहांत होने के बाद ख़त्म हो रहा है। तो एक ज्ञान की विरासत एवरी डे हर गांव से हर बुज़ुर्ग के अवसान के साथ ख़त्म हो रही है। तो सृष्टि का काम है कि वो जो ज्ञान की विरासत है उसका डॉक्यूमेंटेशन करता, क्योंकि वो तो जो दादा और दादी की एक बार आंख बंद हो जाती है, इसके बाद दोबारा उनसे पूछ नहीं सकते कि यार ये बच्चे बीमार हो तो कैसे करें, हाँ, खेत में कौन से टाइम पे कौन सी फसल लगानी है, या खेत में कीड़े आ जाए तो क्या
ऑर्गेनिक तरीके से क्या करना है या कौन से फसल के लिए कौन से बीज की चयन करना है, तो वो सारा ज्ञान हमारी जो बुजुर्गों के पास था वो उस ज्ञान ख़त्म हो रहा था, एवरीडे ख़त्म हो रहा था। हमारा जो संचार माध्यम है, हमारे जो न्यूज़पेपर है, जो भी मीडिया है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो समाज व्यवस्था है, उसके अंदर इस प्रकार के ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए कोई जगह बची नहीं थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता था हम ये समझते थे कि ज्ञान सारा पूर्व से आएगा, लेकिन हमारे जो बुजुर्गों ने जो ज्ञान हज़ारों सालों से जिया, जिसके सहारे हम इतने सारे अकाल को झेला, बच्चों को बड़ा किया, हाँ, हमारे पशुओं को स्वस्थ रखा, हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखा, हमारे नेचर को स्वस्थ रखा, वो ज्ञान के तरीक़ों ख़त्म हो रहे थे। ओके। तो सृष्टि ने 93 में ये काम एज ए संस्था के तौर पे शुरू किया और मैं 95 में सृष्टि में मास्टर करने के बाद जुड़ा। मेरा काम था हमारा जो लोकसरवनी मैगज़ीन है उसका संपादन करना, तो मैं 95 में जुड़ने के बाद उसके एडिटर के रूप में वहाँ पर जुड़ा। और मेरा काम था कि जो किसानों के पास अनुभव का जो ज्ञान है उसका डॉक्यूमेंटेशन करूँ और वापस लोगों तक पहुँचाऊँ। हमने जो गांव से जो ज्ञान इकट्ठा किया उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान ऐसा था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम आ सकता था। तो क्योंकि वो मेरे रस का सब्जेक्ट था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समय की नीड थी और वो वापस लोगों तक पहुंचाना था। मैं अभी भी 95 में जब मैं जुड़ा तब केमिकल फार्मिंग से पैदावार अच्छी खासी आ रही थी और मुझे आज भी याद है कि GNFC और उसका जो मैगज़ीन है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके एक एडिटर थे, वो एक बार हमको मिले और मैंने उनको एक चर्चा में के दौरान उनको ये बोला कि आपने तो गुजरात का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि इतने सारे केमिकल पेस्टिसाइड और खाद का प्रचार प्रसार आपके मैगज़ीन के जरिए करते थे। उस मैगज़ीन गुजरात के हर गांव में पहुंचता था, करीब करीब उस ज़माने में 10 लाख घरों में पहुंचता था, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था के जरिए पब्लिश होता था, कोऑपरेटिव संस्था के जरिए, कि वो बिल्कुल सब्सिडाइज, नॉमिनल, मुश्किल से 8-9 रुपया उस ज़माने में उसका सालाना, तो मतलब पोस्टेज खर्च में घर तक पहुँचता था। और वो उसका काम था खाद का प्रसार करना, केमिकल खाद का। तो वो मैंने उनको बोला कि आपने गुजरात का सत्यानाश कर दिया, मिट्टी की उर्वरा शक्ति आपने ख़त्म कर दी, तब उस बंदे ने मुझे ये कहा था कि रमेश, हमने तो उनको घी की तरह इस्तेमाल करने के लिए बोला था, हमने नहीं बोला था कि पूरी बोरिया का बोरिया खोल दो। किसानों को जो बताया उससे कई गुना ज़्यादा डोज उन्होंने डाला। अगर मौलोमशी के लिए उन्होंने अगर रिकमेंडेशन है पर 15 लीटर के पंप में अगर 1 ml की रिकमेंडेशन है, किसान 5 ml डालता है। और दूसरा दिक्कत ये हुई कि उसके तरीके थे, पेस्टिसाइड कब छिड़कना कब नहीं छिड़कना, वो जो विवेक है वो किसान ने नहीं रखा। तो हमारे किसान इतने एजुकेटेड भी नहीं थे कि कौन से केमिकल को मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, किस स्टेज में दवाई छिड़कना चाहिए नहीं छिड़कना चाहिए। इंक्लूडिंग किसान खुद भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता था। जब दवाई का स्प्रे करता था, न तो वो मास्क बांधता था, न हैंड ग्लोव्स पहनता था, न पवन की दिशा का ध्यान रखना, सारी उसके ऊपर आता था। और कई बार हमने देखा है कि सब्जियों में जब मिर्ची या बैंगन या टमाटर जब हार्वेस्ट करने के अगले दिन भी वो पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है, और वो सारे पेस्टिसाइड शोषक प्रकार के कि एक बार छिड़कने के बाद वो पौधे के अंदर चले जाते हैं, मिर्ची के बैंगन के अंदर, और वो खाने वाला जहर ही खाता है। तो वो सारे दौर मैंने देखे और इसमें से तय किया था कि अगर इंसान को बचाना है, हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक तरीके हमको बचाने पड़ेंगे। और सृष्टि ज्वाइन किया हमने, मैगज़ीन के ज़रिए गाँव में लोगों को मतलब प्रेरित करने का काम किया। दूसरा काम हम लोगों ने किया कि इनोवेशन को बढ़ावा देने का। लोग अपनी समस्याओं में समाधान ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारे नहीं ढूंढते। मैं कई बार बोलता हूँ, उल्टी खोपड़ी वाले लोग हमारे समाज में हैं जो अपने प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं करते, है ना। कुछ लोग होते हैं, जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो प्रॉब्लम के साथ जी लेते हैं। मैं कई बार स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ कि इनोवेशन कैसे होता है, तो इनोवेशन तब होता है जब समस्या पता चले, लेकिन ज़्यादातर लोगों को समस्या पता नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि वो समस्या के साथ जीने के आदी हो जाते हैं। मैं बड़ा समस्या के साथ जब जीने के लिए समाज आदी हो जाए, लोग आदी हो जाए, तो फिर इनोवेशन नहीं होगा। इनोवेशन तब होगा कि जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए। प्रॉब्लम कब आइडेंटिफाई होगा? जब सामने वाला जो बंदा है उसका आँख और कान अगर उसका सही चल रहा है, मतलब देखने की, सुनने की, सोचने की क्षमता और लोगों से अलग है, तब जाके वो इनोवेशन कर पाता है।
तो मैं इसको हमेशा ये बोलता हूँ कि स्कूल के बच्चों को कि सुबह जब आपकी आंख खुलती है और रात को जब आप सो जाते हो, उस दौरान किसान जो जो काम करता है, कारीगर जो जो काम करता है, एक टीचर जो जो काम करता है, या कोई भी मतलब, और वो सुबह से शाम जो काम करता है, जो जो क्रिया करता है, जिन जिन साधनों के साथ करता है, वहाँ पर ऐसा कौन सा आता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं खर्च ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं श्रम ज़्यादा कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है। वो जिस वक्त पता चल जाए उस वक्त इनोवेशन की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है प्रॉब्लम के पता चलना। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम के साथ हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चर ने, हमारे संस्कार में आया है कि जो भी है उसमें एडजस्ट करके सीखो। अब जो एडजस्ट करके जो जीने की जो कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में इनोवेशन वाला थॉट नहीं आता। इनोवेशन तभी पनपता है जब उसको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है। जी। और वो स्कूलों के बच्चों को हम लोग आइडिया कंपटीशन के ज़रिए उनमें उस संस्कार डालते हैं, क्योंकि समाज को अगर सृजनशील बनाना है, सृजनशील समाज तभी बन पाएगा जब प्रॉब्लम के साथ जीने के आदी न हो जाए। ज़्यादातर 99% लोग हम प्रॉब्लम के साथ जीने के लिए आदी हो जाते हैं। जी। हम लोग, तो ये हम लोग, मैंने जैसे कहा, दो काम हम लोग करते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल नॉलेज का डेटाबेस बनाते हैं, दादा और दादी के पास जो ज्ञान उसका डेटाबेस बनाते हैं। दूसरा काम हम लोग करते हैं कि जो किसानों ने अपनी सूझबूझ से नए आविष्कार किए, जिसको हम बोलते हैं ग्रास रूट इनोवेशन, तो ये दो और काम हम करते हैं। वो काम करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी हम लोग करते हैं। साल में 2 बार पदयात्रा करते हैं, जिसका नाम है शोध यात्रा। प्रोफेसर अनिल गुप्ता और चेतन पटेल जो है वो अभी शुरू से मतलब उसमें लगे हुए हैं, और अभी तक हमने करीब 52 यात्राएं की पूरे देश भर में। करीब 6000 किलोमीटर पैदल चले, और ऐसे इलाकों में चले कि जहां आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचा है, जहां जंगल है, पहाड़ी है, जहां गरीबी है, जहां पर तनाव है, और वहां जाके वहां के लोग कैसे जी रहे हैं, है ना, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब उनके सीखते हैं। दूसरा, हमारे डेटाबेस में जो ज्ञान है वो उनके साथ बांटते हैं। तो पदयात्रा जो है, शोध यात्रा, उसके अंदर चलते चलते हम ज्ञान को सीखते हैं और बांटते हैं। दूसरी एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, 2004 से लगातार कर रहे हैं, वो है ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, जिसको हम बोलते हैं सात्विक, भूले बिसरे व्यंजनों का महोत्सव। और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि शहर में जो खाना बिकता नहीं है होटल रेस्टोरेंट में, ऐसे भूले बिसरे व्यंजनों को वहाँ का खिलाते हैं। जैसे हमने शुरू किया था 2004 में सबसे पहले बावटा के लड्डू। तो आईएम के कैंपस में हमने 2004 में जब पहला सात्विक हमने जब किया, तो बावटा के लड्डू पंचमहल दाहोद से लेके आए थे। सब सात्विक कैसे शुरू है उसकी एक मज़ेदार स्टोरी है। हमारे यहाँ एक बंदा हमारा था, हमारी सृष्टि के जो पहले सेक्रेटरी थे, किरीट पटेल। तो वो कनाडा में थे, पीएचडी करने के लिए इंडिया आए। उनका टॉपिक था कि भाई ये जो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन, और उसके अंदर भी मिलेट जो है वो खेतों में क्यों कम होता जा रहा है, मतलब मिलेट की फसल किसान क्यों नहीं लगाता। तो उन्होंने पंचमहल, दाहोद, डांग, इन सारे सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों से बात की, सर्वे किया, 6 महीने वहाँ रहे किसानों के घरों में। और फिर आईएम के अंदर जब उसका समापन, जब पीएचडी का था, थीसिस का, तो आईएम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस में मैं भी वहाँ मौजूद था, और वहाँ पंचमहल के हमारे किसान भी आए हुए थे। तो इंग्लिश में सारा टॉक बॉक सब हुआ, और लास्ट में जब किसानों को पूछा गया कि भाई आप रागी, कोदरी, है, राजगरा, सामो, वो सब अगर ज़्यादा उगाओगे तो अच्छा नहीं है। तो बोला हम तभी उगाएंगे जब को खरीदने वाला मिलेगा, जब हमको 2 पैसा ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तब बात यह है कि कैसे उसकी मांग बढ़ाए, क्या करे तो शहरों में लोग वो खाए, तो उसकी अवेयरनेस ज़रूरी थी। तो 2004 में उसी कॉन्फ्रेंस से सात्विक का जन्म हुआ है। तो ऐसा मैं आराम से मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उसी कॉन्फ्रेंस में हमको पता चला कि ये रागी और जो मिलेट है उसको शहर वालों को खिलाना चाहिए। और 2004 में पहली बार आईएम के ओल्ड कैंपस में हमने शुरुआत की। और मुझे आज भी याद है, जवाहरलाल मेहता ने गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पे रागी के लड्डू के साथ पीछे पंचमहल का हमारा आदिवासी भाई खड़ा था, और उस ज़माने में हमने 10 रुपये में 2 लड्डू दिए थे, शुद्ध गाय के घी से बना हुआ बावटा के लड्डू, और उसमें गुड़ भी डाला था। और वो इतना हिट गया कि 3 दिन का जो सामान हमने बनाया था वो आधे दिन में ख़त्म हो गया।
तो बहुत मतलब, और इसके बाद मिलेट का बहुत प्रचार हुआ। हम लोगों को बता रहे थे कि आपको अगर डायबिटीज़ है कोदरी क्यों खाना चाहिए और कितनी खाना चाहिए, तो हम उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बताते थे पोस्टर के जरिए। हम ये भी बताते थे कि देसी चावल क्यों खाना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड देसी वैरायटी है क्यों खाना चाहिए, बासमती के अंदर जब ऊपर से छिलका निकाल देते तो क्या नुकसान है। तो ये सारे अवेयरनेस का काम हमने 2004 से शुरू किया सात्विक के जरिए, और आज हमने करीब करीब 22 फेस्टिवल किए, साल में एक बार करते हैं। और आज तो मतलब काफ़ी बड़ा इवेंट हमारा बन गया है, अहमदाबाद का मेजर इवेंट में से एक इवेंट है। करीब करीब 50,000 लोग विज़िट करते हैं, और करीब 100 से अधिक व्यंजनों के स्टॉल इसमें हम लगाते हैं। किसान भी अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो वहाँ पर लगाता है। जी, तो सर अगर हम बात करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो आपका शुरुआती दौर था, तो आप 1980s और 1990s के अंदर 80s और 90s की बात करते हैं, तो तब फार्मिंग में क्या दौर था, क्या क्या चीज़ें थी, और वो सिचुएशन में जो हो रहा था, फार्मर्स कर रहा था, उससे आपके ऊपर क्या असर पड़ा? 80s और 90s की बात करूँ, मैंने जैसे ही शुरू में बताया कि वो दौर ऐसा था कि जब गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी गांव-गांव पहुंच रही थी। इसकी इलेक्ट्रिसिटी अकेली नहीं पहुंच रही थी, इसके साथ साथ केमिकल भी पहुंच रहा था, यूरिया खाद, डीएपी खाद भी पहुंच रही थी, पेस्टिसाइड पहुंच रहा था, अलग अलग किस्में नई नई वेराइटीज़ पहुंच रही थी। और क्योंकि उस ज़माने में जो मिट्टी थी उसके अंदर कार्बन थोड़ा अच्छा था, जब सॉइल हमारी फर्टाइल थी, कुछ साल तो प्रोडक्शन हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर वो प्रोडक्शन कम होना शुरू हुआ। और पैसे आए थे उस ज़माने में, मैं कह सकता हूँ कि पैसे आए, लोगों ने अच्छे मतलब मकान बने, लेकिन हमने पैसे बनाए किसके बदौलत बनाए, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम किया, हमने हेल्थ के साथ समझौता किया। तो वो सारा दौर मैंने देखा है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति मेरा डलाव था, क्योंकि मैंने मेरे घर में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे सोने के लिए जो जगह थी, हम तो आगे बरामदे में ही सोते थे, घर के अंदर सारा पेस्टिसाइड भरा हुआ था। उस ज़माने में गैमेक्शन की 50-50, 60-60 बोरियाँ घर में रहती थी, और वो स्प्रे होता था, मतलब उसको हम बोलते फरकड़ी। तो उससे मैन्युअल तरीके वो से स्प्रे करते थे, और वो किसानों के जहर, मतलब उनके शरीर में जो जिस तरह से जाते हुए हमने देखा है। मेरे गांव में मैं आपको कहूं कि पिछले 15 साल में जितनी डेथ हुई, इसमें आधे से ज़्यादा डेथ कैंसर से हुई है। बहुत, यानी सिटी में जितना कैंसर नहीं पहुंचा है उतना गांव में गांव कैंसर में है। है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड सीधा स्प्रे करता है तो अपने ऊपर ही आता है, और वो ऐसा नहीं कि वो अलग उगाता है, वो भी वही खाता है। वो गेहूं के अंदर, मैं आपको बताऊं कि गेहूं के अंदर जब गेहूं की बुआई करते हैं तो इसके अंदर डीएपी और सब तो हम डालते ही है, लेकिन जब वीड होता है, जिसको बोलते हैं चील, तो चील को दूर करने के लिए वीडीसाइड का प्रयोग किया जाता है। और वो कई किसान तो 2-2, 3-3 बार वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं। अब वो वीडीसाइड इतना जहरीला है, जब वो वीडीसाइड का आविष्कार हुआ तब कंपनी ने दावा किया था कि नमक से भी कम नुकसान करने वाला है, लेकिन हकीकत उससे उल्टी थी। और वो इतना है कि एक बार अगर खेत में डाल दिया तो 10 साल तक उसके रेसिड्यू रहते हैं। और वो किसान धड़ल्ले से यूज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मैन्युअली वो वीड निकालने जाए खेत में से तो वो 3,000 से 4,000 खर्चा होगा, अगर वो पेस्टिसाइड यूज़ करता है तो केवल 75 रुपये में हो जाता है। तो जो गैप है, दूसरा खेती में अभी दिक्कत ये आ रही है किसान के साथ कि लेबर मिलते नहीं हैं, लेबर की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज है, और लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो हमारे लेबर जो इस इक्विपमेंट यूज़ करता है, छोटे छोटे जो टूल यूज़ करता है किसान, पावड़ा हो, कोदारी हो, या हाथ औजार के लिए जो भी हो, तो उसके अंदर जितना रिसर्च करके उसको एफिशिएंट बनाना चाहिए वो नहीं बने। आज भी किसान वही टूल यूज़ करता है जो 100 साल पहले बने थे। ओके। तो हमारी जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उसकी कमजोरी ये रही कि किसान जो टूल यूज़ करता है इसके अंदर मॉडिफिकेशन कम आए। मॉडिफिकेशन आया कहाँ आया, बड़े बड़े ट्रैक्टर ले आए, और बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो किसान हैं वो खेत छोटे होते जा रहे हैं आज के दिन, और छोटे खेत होते जा रही है, लेबर सारी इंडस्ट्रीज़ की ओर मूव कर रही है। हमारे जो यंग जनरेशन है वो खेती में कोई आ नहीं रहा है, खेती, और तब जाके जब बुज़ुर्गों को खेती करना है, बड़े लोगों को खेती करना है, तो टूल्स ऐसे चाहिए जो छोटे हो और एफिशिएंट हो।
बड़ी ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें छोटे छोटे टूल्स ऐसे। और इसके ऊपर ज़्यादा सरकार की पॉलिसी और हमारी जो भी इंजीनियरिंग की इंस्टीट्यूशन है उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो समय रहते काम करते तो आज की एग्रीकल्चर आज भी अगर करते तो थोड़ा बहुत बच जाएगा। देखो एक ज़माने में गुजरात में मतलब डेयरियों में अच्छा खासा दूध पैदा होता था। आज के दिन अगर डेयरियों में बोले तो सारे सब जगह पैदावार में कम आ रहा है, क्योंकि किसान पशु रखता नहीं है। आपको इतनी सारी गाय आपको मिल जाती है, इतने सारे बैल, आपको सौराष्ट्र में जाओ हर गाँव में सांड आपको मिल जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लोग पशु रखना नहीं चाहते। क्यों पशु रखना नहीं चाहते? क्योंकि लेबर महंगी हो गई है और परवड़ता नहीं है। आज भी किसान के घर से 30 से 35 रुपये लीटर दूध खरीदते हैं जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर है वो। अब 30-35 रुपये के सामने किसान को चारा, लेबर, उसका देखभाल वो नहीं परवड़ता है। नहीं, तो थोड़ा भी पैसा अगर किसान के पास आता है, थोड़ा भी घर में एजुकेशन आता है, पहला काम करता है पशु को निकालो। अगर घर में पशु है तो लड़के की शादी नहीं होगी, है ना। कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी के घर में जाके मतलब पशुओं की देखभाल करे या खेती बाड़ी। वो छोटी भी नौकरी होगी तो शहरों में अपनी बेटी को देखना चाहता है। तो ये जो सामाजिक जो भी ढांचा हमारा बन रहा है या पनप रहा है, जो समझ विकसित हो रही है, वो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। और उसका एक ही समाधान है, वो है अवेयरनेस। जी। तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि पशु की, या अब बात हो रही है गाय आधारित खेती की। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वैसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। एक जहाँ पे हम इज़राइल की बात करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि इज़राइल के अंदर हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। फिर हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं तो ज़ीरो कॉस्ट फार्मिंग, यानी सुभाष पालेकर टेक्निक, वो भी एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा टेक्निक हम बात कर रहे हैं गाय आधारित खेती, वो भी एकदम टेक्निक सही है, क्योंकि केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है। नेचुरली जो भी फार्मिंग हो रहा है वो सब ठीक जा रहा है, तो तब तक ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं ऑरोविल के अंदर की फार्मिंग बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पशु का बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, जो भी वेस्ट है उसको वो लोग यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे भी वो पशु की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि भाई पशु को नहीं करना, नहीं बॉदर करना है, नहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर जब आप बात कर रहे हो कि घर के अंदर जो पशु से फार्मिंग हो रहा था उससे कितने फ़ायदे थे, कि आज गाय की बात करें तो गाय का हम छाणियों खातर जो बोलते हैं, छाण का खातर जो होता है, उससे बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस होता है। लोगों को इसके अंदर आ गई, गायों के अंदर आ गई मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात। जब 30 से 40 रुपए लीटर की आप बात कर रहे हैं तो उनको तो दूध चाहिए, फैट के साथ, फैट के बिना उनको सिर्फ दूध चाहिए, तो जर्सी गाय आ गई। अभी जर्सी गाय देसी गाय नहीं है, वो हाइब्रिड है। फिर उसके अंदर आ गया हाई क्वालिटी ब्रीडिंग, कि जो हमारे देसी ब्रीड्स नहीं रही। जैसे हम बात कर रहे हैं भावनगर के राजा हैं या अलग अलग जो गुजरात के रजवाड़े हैं, उसमें से कुछ रजवाड़े ने बात की इंटरेस्टिंग कि पशु को बचाने वाली, गिर गाय को बचाने की बात। तो आप शायद उसके बारे में अगर इंटरेस्टिंग बात बता पाएँ कि हमारी गिर गाय, देसी गाय जा रही है, गाय को हम माता का स्वरूप भी दे रहे हैं। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस केमिकल बेस्ड फार्मिंग। तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि ये दुनिया में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, कि पूरी दुनिया को अगर खिलाना है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में आप कहाँ से बात करेंगे? सही बात है। मैं इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जितने भी तरीके हैं, जिसको आप सुभाष पालेकर खेती बोलो, दाभोलकर खेती बोलो, जैविक खेती बोलो, प्राकृतिक खेती बोलो, शिव कृषि बोलो, या और भी कई गुरुए हैं, कुल मिला के सारों का सार क्या है ना। गुजरात में मुझे उनका नाम गर्व से लेना चाहिए, वो है भास्कर भाई सावे, उमरगांव में देहरी कल्पवृक्ष फार्म। इन सब में मतलब कुल मिला के सार ये है कि हमारी जो सॉइल की उर्वरा शक्ति को बचाते हुए हमको प्रोडक्शन लेना है। प्रोडक्शन तो लेना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। इतनी बड़ी देश की आबादी है, उनका पेट भरना है, तो प्रोडक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक वे में जब प्रोडक्शन लेना होता है, केमिकल वे में क्या होता है कि हम देखो, मेरे खेत में अगर मैं गेहूँ लगाता हूँ और मैं तय करता हूँ कि भाई मुझे 40-45 मन तो
एवरेज पर वीके आना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ कि 40 मण उतारा मुझे मिलना चाहिए गेहूं का, तो मुझे उसके लिए जितना एनपीके है वो केमिकल वे में मैं डालता हूँ। लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक करता हूँ तो मुझे मिट्टी को भूखी रख के या मैं पोषण न दूँ और प्रोडक्शन हो, वो तो संभव नहीं है। मिट्टी को पोषण देना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्शन में कन्वर्ट होगा। तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ गुजराती में कि प्रोडक्शन जो है वो हमारी સોઇલ ફર્ટિલિટી का રૂપાંતર है। ઉત્પાદન છે જમીનની ફળદ્રુપતાનું રૂપાંતર છે। એ કેમિકલ વેમાં આપો કે ઓર્ગેનિક વેમાં આપો, પણ જમીનનું પોષણ તો તમારે કરવું પડે। જમીનનું પોષણ ના કરો તો પ્રોડક્શન ના થાય। હવે એના રસ્તાઓ છે આ બધા, જે તમને મેં શરૂઆતમાં જે બધા ગુરુઓની વાત કરી, તે બધા ગુરુઓએ અલગ અલગ રસ્તાઓ આપ્યા છે। સુભાષ પાલેકરે જીવામૃત, પંચગવ્યથી લઈ વર્મી કમ્પોસ્ટથી લઈ આપણા બધા કેસ્ટર કેક ને બધા બેક્ટેરિયલ કલ્ચર ને આ બધા એના તરીકાઓ છે। કમ્પોસ્ટ ખાતર છે, છાણિયું ખાતર આપે વાત કરી, તો આ બધા તરીકાઓ છે જમીનનું પોષણ વધારવા માટેના। ओके, એ પણ જેટલું જરૂરી છે। बात एटली आवे छे कि आमा जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो खेती किसान नहीं करता, चाहे केमिकल हो या पेस्टिसाइड हो, खेती किसान नहीं करता। खेती हमारे नेचर के बहुत सारे घटक है। जैसे हमारी सॉइल में एक चम्मच मिट्टी में अबजों की संख्या में, वो एक तरह से माइक्रोब्स का बंच है मिट्टी, है ना, वो मतलब सॉइल जिंदा है। दूसरा, बारिश होता है, जाकर गिरता है। हाँ, हमारे जो फड़ते बाउंड्री है इसके अंदर कई तरह के हजारों जीव है, करोड़िया से लेके काचंडा से लेके गरुड़ से लेके अर्थवॉर्म है, पतंगिया है, मधुमक्खी है, सनलाइट आता है, गर्मी आती है, पवन आता है। ये सारे जो नेचर के जितने भी परिबर है वो सारा मिलता है, तब जाके एक बीज से अंकुरण होता है, तब उसके ऊपर फूल आता है, फिर प्रोडक्शन आता है। तो खेती किसान नहीं करता, खेती कौन करता है? नेचर के सारे जो परिमाण है वो मिलता है। तब हमारा काम क्या है किसान के तौर पे, जब सोचता हूँ, किसान का काम है कि नेचर के जो भी परिबर है उसको कम से कम डैमेज करते हुए हमको प्रोडक्शन लेना है। थोड़ा बहुत डैमेज तो होगा, लेकिन कम से कम कैसे कर सकूँ डैमेज जी। तो वो एक तरीका है। उसके लिए आप कोई भी गुरु की कोई भी प्रैक्टिस ले लो, मैं सभी प्रैक्टिस को मानता हूँ जो अपनी खेत के लिए सही हो, क्योंकि हर खेत की हर एरिया के लिए अलग अलग प्रैक्टिस हो सकती है। भास्कर भाई सावे ने जो भी प्रैक्टिस दिया वो हॉर्टिकल्चर में और साउथ गुजरात के लिए बढ़िया है, और वो कई सारे जैसे इरिगेशन के उनके तरीके डेफिनेटली हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो ऐसे मतलब अल्टीमेटली बात है, जैसे मल्चिंग है, तो मल्चिंग किए बिना हमारे गुजरात की जो गर्मी के दिनों में या बाकी दिनों में भी जितना मल्चिंग करे कि नेचुरली वीड इतना कम हो जाएगा, ज़मीन से नमी कम उड़ेगी। तो बिना मल्चिंग, बिना कंपोस्ट खातर, बिना ये नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग संभव नहीं है। ऐसे आपने गाय की बात की, मैं मानता हूँ कि हर प्रदेश की अपनी एक लोकल वैराइटीज़ है एनिमल की, उसको प्रिजर्व करना ही चाहिए, क्योंकि वो लोकल हज़ारों सालों के वहाँ की जो ज़मीन है, मिट्टी है, आबोहवा है, उसके अनुकूल है। रही बात कि किसान को उसको परवड़ता नहीं, इसलिए वो अभी दूध की जो शॉर्टेज अभी जो आ रही है। दूसरा, A2 दूध मार्केट में जो मिलता है एवरेज 100 से 120 रुपये लीटर, वो कंज्यूमर को महंगा लग रहा है। और अगर अच्छा खाना है तो पे तो करना पड़ेगा जी। बिना पे करे तो किसान सरवाइव नहीं करेगा जी। अगर अब सारा कन्वर्सेशन इन द एंड यही आ रहा है कि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल, मेरा प्रयास यही रहेगा। ये आइडियाज़ ऑफ ग्रीन लिविंग जो है वो एक फेल्ड एफर्ट की वजह से आइडियाज़ ऑफ ग्रीन लिविंग जैसे हमने फॉर्म किया कि हमने किसान से लिया, ऑर्गेनिक लिया, ख़रीदा, बेचा, बहुत सारे तकलीफ़ें आई कि जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे लोगों को पता हो। ये कहने का तरीका ये है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस होगा तो वो 100% क्लीन नहीं मिलेगा, उसमें कंकर आएगा क्योंकि उसने मशीन से नहीं साफ़ किया है। थोड़ा बहुत 19-20 होगा अगर आपको प्योर चाहिए। अगर आपको एकदम क्लीन चाहिए तो आपको फैक्ट्री में बना हुआ चीज़ें चाहिए। फैक्ट्री का वॉल्यूम ही नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने खुद महसूस किए। मैं खुद फार्मर्स के पास गया, इतना एक्सटेंसिवली नहीं गया जितना रमेश भाई और सृष्टि की टीम जाती है। शुरुआत मेरी सृष्टि से ही हुई थी। सृष्टि में आते थे फार्मर, उनसे लेके मैं रिटेल में पहुंचा रहा था। आज जैसे बात कर रहे हैं कि फार्मर को पैसा देना पड़ेगा,
रिटेलर को पोसाएगा या नहीं पोसाएगा, कस्टमर को पोसाएगा या नहीं पोसाएगा। तो हमारा मैसेज यही होना चाहिए कि हमें अच्छा खाना है। आज हम मर्सिडीज, BMW और 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी इंडिया में मिलना एक आम बात हो गई है। आज हर साल टाटा, मारुति या कोई भी कंपनी की गाड़ी की जो बिक्री हो रही है उसमें हम पैसा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको कंफर्टेबल कर रहे हैं। आज हम एसी की बात करें तो एसी एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। आज एक 30-40 हज़ार का एसी खरीदना एक 20 हज़ार का सैलरी वाले आदमी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। पर अगर हम 1500-1800 रुपये लीटर का घी लेने की बात करें तो हम उसके अंदर कंपेयर करेंगे कि 1000 रुपये का घी मिल रहा है, मैं क्यों 1800 का लूँ। अभी 1800 का घी आप खुद कंज्यूम करें, किसी के और की कहने पे मत जाइए। और 1000 रुपये में बाज़ार का मिल रहा है घी है, उसके स्मेल से, उसके टेस्ट से आपकी हेल्थ में 4 महीने में जो फ़र्क पड़ेगा वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोड्यूस महंगा होता है, तो वो महंगे होने का कारण क्या होता है, वो आप लोगों को बताइए। 2 कारण है इसमें। पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बात सही है कि उसके अंदर बाज़ार से केमिकल नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन उसका दूसरा मतलब ये भी है कि ऑर्गेनिक वे में जो भी ऑर्गेनिक इनपुट जो डालने पड़ रहे हैं वो महंगे हैं। दूसरा, इसमें लेबर ज़्यादा लगती है, क्योंकि वीड मैन्युअली निकालना है, और लेबर इसमें इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि वीड मैन्युअली निकालना है, और उसके लिए अभी इतने बड़े लेवल पे औजार हमारे पास नहीं है। तीसरा कारण है कि प्रोडक्शन, आप मानो ना मानो, 5-10% कम होता ही है। ऑर्गेनिक जब करते हैं तो प्रोडक्शन पूरा मतलब केमिकल के बराबर आता है, ऐसा नहीं है। दूसरा, क्वालिटी में 19-20 थोड़ा अंतर तो रहेगा। हाँ, न्यूट्रिशन में अब मतलब बढ़िया आता है, स्वाद बढ़िया आता है, तो वो हमारी हेल्थ पे सीधा फ़र्क पड़ता है। दूसरा, महंगा क्यों है? मैं आपको बात बताऊं कि जैसे 1 किलो घी अगर मुझे बनाना है गाय के दूध से, तो मुझे 30 लीटर दूध चाहिए, तब जाके 1 किलो घी बनता है। अब 30 लीटर दूध, उसकी आज के दिन में अगर अमूल का गोल्ड से मार्केट कंपेयर करें ना, तो अमूल गोल्ड दूध कितने रुपए में मिलता है? 35-40 के 30 से 40 के बीच में, क्योंकि मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ वो दूध, इसलिए मुझे प्राइस का भी ट्रैक नहीं है। तो अगर A2 दूध अगर हम गाय का लेते हैं, वो तो क्या है ना, तो कम से कम एवरेज अगर 60 रुपये लीटर अगर मान लो, मैं 120 रुपये लीटर नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में 120 रुपये लीटर गाय का दूध बिक रहा है, लेकिन उसका आधा भी गिन लो, 60 रुपये लीटर अगर गिन लो, अगर 30 लीटर दूध है तो 1800 रुपये का तो दूध ही हो गया। तो मुझे 1 किलो घी बनाने के लिए कम से कम 30 लीटर दूध चाहिए, और 30 लीटर दूध की 60 रुपये के हिसाब से मैं उसकी वैल्यू करूं तो 1800 रुपये का तो दूध चला जाता है। फिर उसका दूध से दही बनेगा, फिर वो करेगा, तो किसान के हिस्से में केवल छाछ बचता है। अगर छाछ में सही से बेच पाऊँ, वो उसका मुनाफा है। ऐसे ही अगर तेल के दाम अगर गिने, आपको सिंग तेल का डब्बा लेने जाएंगे ना, तो हमारा किसान करीब 3500 से 4000 में बिकता है। अब देखो, मूंगफली के अंदर नॉर्मली तेल जो है 42% है। अब सारा 42% नहीं निकलता है, जब निकालने जाता है तो 3 से 5%, 7% तेल उसके छूट जाता है, वो छोड़ना ही पड़ता है। तो मुझे अगर 15 किलो का डब्बा भरने के लिए करीब 52 किलो सिंगदाना चाहिए। अगर 52 किलो सिंगदाना की अगर मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी गिनूँ तो भी 4000 रुपया हो जाता है। तो किसान के हिस्से में क्या बचता है? केवल केक बचता है, खौर बचता है। तो दूध, घी और खौर अगर आपको शुद्ध खाना है, या दूध और आपको सिंग तेल शुद्ध खाना है, तो किसान को पे सही से करना पड़ेगा, तब भी शुद्ध मिलेगा। ये बहुत फैक्ट है। तो नहीं तो ऐसा होगा कि अगर उसका ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की व्यवस्था करें, कि रिटेल की करंट व्यवस्था में देयर इज़ नथिंग, यानी ना APMC है, ना कोई सिस्टम है, ना एक प्रोसेस है। गिने चुने ऐसे बाजार है, जैसे सृष्टि खेड़ूत हाट गुरुवार और रविवार को करता है, उसके भी लिमिटेशन है। वो भी किसान एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके आते हैं। आज के टाइम पे अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस क्रिएट करने होंगे, तो आज जैसे भावनगर के फार्मर्स हैं, भावनगर के अंदर भी ऐसा एक अमृत बाज़ार है। तो आज अगर अमृत बाज़ार में उसका माल बिक जाता है और भावनगर के लोग उसके ख़रीद लेते हैं, तो हम और बेटर काम कर पाएंगे। पर वो फार्मर को
अहमदाबाद, दिल्ली या बॉम्बे माल पहुंचाना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग गिने चुने फार्मर्स का बाय कर पाते हैं। दूसरी बात, प्राइस और बढ़ने का रीज़न होता है ऑफ कोर्स ब्रांडिंग। मैं ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का बंदा हूँ। 15 साल मैंने यही फील्ड में स्पेंड किया है। एडवर्टाइजिंग लाखों रुपए की हो जाती है, लाखों क्या करोड़ों रुपए की हो जाती है, तो वो भी एक कॉस्ट पड़ता है। तो आज एक ब्रांड है ऑर्गेनिक पैकेज्ड क्लीन्ड ब्रांड भी अभी मार्केट में अवेलेबल हो गई है। हम ये बोलते हैं उसको भी देना चाहिए। अगर आप फार्मर से डायरेक्ट लेना चाहो तो भी लेना चाहिए, आपको खरीदना चाहिए। आज सबके ओवरहेड्स है, बट देर इज़ अ मैसेज टू दिस ब्रांड्स कि आप उनके पास से अच्छे प्राइस में खरीदें। आपका सेलिंग प्राइस should not be the mandate for the buying price for the farmers. There has to be a minimum price which is very different, very difficult। अगर एक 10 बीघे का फार्मर है जिसमें वो 4 चीज़ें करता है और एक 100 बीघे का फार्मर है वो करता है, तो उसमें प्राइसिंग डिफरेंस होगा। और आप ये बेंचमार्क नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ का 100 रुपये किलो ही भाव होगा। अगर जैसे मैं गाय के दूध की बात करता हूँ, आज मार्केट में 80 रुपये से लेके 240 रुपये लीटर का गाय का दूध मिल रहा है और सभी सही है। आप ऐसा मत सोचिए कि 80 वाला सही गलत है तो उसको कैसे पोसा रहा है, उसके अलग रीजंस है। कुछ गौशाला 3500 रुपये लीटर का घी भी बेच रही है क्योंकि उसकी खरीद वैसी है, उसका प्रोसेस ऐसा है, उसने उतने टाइम के लिए खरीदा है। 6000 रुपये लीटर वाला भी सही है, 2100 रुपये लीटर जिसके अंदर मैं खरीदता हूँ। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके 2100 रुपये का लीटर का लेता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है वो कंपनी पे, क्योंकि मैं जाके आया हूँ। तो मैं ये अपील करता हूँ फॉर द पीपल जो डाउट करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, नेचुरल है या नहीं है। आज के टाइम पे 100% मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए न सरकार के कायदे हैं कि जो नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करते हुए आज सबसे पहले गवर्नमेंट बोलती है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है, सिक्किम की बात करता हूँ, डांग की बात करता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है। वैसे ही अब्रॉड के अंदर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स है जो लोगों ने सेट किए हुए हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में। तो मेरा अपील यही है लोगों के लिए, यही अपील है, कोई भी प्राइस के अंदर मिले ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए और उसको खरीदना चाहिए। डोंट हैव दैट डाउट। एक दिमाग में डाउट होता है ना कि ये चोरी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। आपको डाउट है, आपके डाउट का एक ही इलाज है, आप जाके चेक करो खुद। अगर चेक नहीं कर सकते हो तो आज के टाइम पे भरोसा करो। चोरी करने वाले इंसान को आप चेक नहीं करते हो, और जो ईमानदारी की बात कर रहा है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है, आप उसके ऊपर डाउट करते हो। तो वो डाउट का सिनेरियो दूर करने का एक ही तरीका है कि आप या तो सृष्टि जैसी संस्था जो फार्मर्स को रेकमेंड करते हैं उनको करो। मैं तो बोलता हूँ सभी नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मर्स को आप सपोर्ट करो, सभी नेचुरल और ऑर्गेनिक ब्रांड्स को सपोर्ट करो। और अगर आप फैंसी एसी स्टोर में से जाते हो तो आपको 20 रुपये ज़्यादा में मिलेगा, वो संभालता है, वहाँ पे जीवात पड़ती है नहीं पड़ती है। नेचुरल प्रोड्यूस जल्दी ख़राब हो सकता है, केमिकल वाले में तो सब कुछ डाला हुआ है लंबा रखने के लिए, वो नेचुरल में नहीं डाला है, तो वहाँ पे वो भी होता है। इन प्रोसेस आप वैसा भी कॉस्ट दे रहे हो कि कभी पास्ट में उसकी पूरी फसल वेस्ट हो गई है, उसका भी आप पैसा दे रहे हो। आप ऐसा भी बात कर रहे हो कि फर्स्ट 2 इयर्स में वो सिर्फ नेचुरल बोल सकता है। मैं अभी स्टेजेस समझाना चाहूँगा सर से भी, और डिटेल में हम बात करेंगे। नेचुरल, फिर आता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरे साल में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, फिर आता है। बहुत सारे फार्मर्स को नहीं पता है कि ये सर्टिफिकेशंस कैसे हो, और वो जो बोलता है ऑर्गेनिक उसको खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर सर हम बात कर रहे हैं कि फार्मर्स को सेलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में बात करें। आपने जो बताया इसमें 2 चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ। जो प्राइस है ना, जैसे हमारे सृष्टि खेडूत हाट जो है उसके अंदर अब 4 जगह पर हम लोग लगाते हैं। 16 बागवत में है, यहाँ नवजीवन ट्रस्ट है, पलोड़िया में है और सृष्टि में। मेरे यहाँ 1600 रुपये से लेके 3000 केजी में घी बिकता है और सारे सही है आपके, क्योंकि 1600 रुपये में जो घी बिकता है वो कच्छ में
जो गाय बल्क में जो मालधारियों के पास है, जो जिसको एक्स्ट्रा फीड नहीं खिलाना पड़ता है, ऐसे घूमती रहती है और उसका जो भी दूध निकलता है उसमें से जो बनता है, जिसकी हमारी जो पड़तर कॉस्ट है वो कम आती है। इस वजह से वो 1600 रुपये किलो घी मिलता है। लेकिन अगर मैं अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में कोई गौशाला किराए की ज़मीन लेके मैं करता हूँ, मेरे ओवरहेड ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा खिलाने के लिए भी काफ़ी महंगा लैंड यूज़ करता हूँ, चारा बाहर से ख़रीदता हूँ, तो मेरी कॉस्ट 3000 रुपये के आते हैं। दोनों सही है कि अपने आप में। तो एक इस वजह से, क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, पैकेजिंग है, इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है। दूसरी आपने बोला कि उसका कैसे सर्टिफिकेशन का जो इशू है, हम लोग किसान हाट में इतने मतलब अनुभव के बाद हमने ये तय किया कि हमने 40 इंडिकेटर तय किए हैं। और वो 40 इंडिकेटर में क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई उसके खेत के अंदर पानी का लेवल जो है, बारिश का पानी है, वो खेत के अंदर रहता है या बाहर निकलता है, दूसरे के खेत का पानी अंदर आता है कि नहीं, उसके खेत में कौन से कीट है, तो करोड़िया उसके खेत में है कि नहीं, अर्थवर्म है कि नहीं, मधुमक्खी है कि नहीं, है ना, चिड़िया आती है कि नहीं, उसमें कौन से वीड है खेत में। अगर सीज़न के वीड है तब तो उसने तय पता चल जाए कि वीडिसाइड नहीं डाला। उसका खेत का बाउंड्री के अंदर अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं कि नहीं। तो हम लोग 40 इंडिकेटर से तय करते हैं कि पिछले 3 साल से अगर वो ऑर्गेनिक कर रहा है, ऐसा मतलब खेत खुद बोल रहा है। हम खेत में जाते हैं तो चिड़िया है, पतंगिया है, मधुमक्खी है, अगर खेत में मोलो है, तरतड़िया है, हाँ, अलग अलग तरह के वीड है, अलग अलग तरह की फसलें हैं, तो वो पोषण के लिए उसने क्या किया, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, पड़ोसी खेत के मुकाबले उसका खेत कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग मेज़र करके तय करते हैं कि पिछले 3 साल से ऑर्गेनिक है कि नहीं। दूसरा, हम किसी के भी सर्टिफिकेट को नहीं मानते। आपके पास कोई भी एजेंसी का सर्टिफिकेट हो और या ना हो, हमारे लिए वो फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए फ़र्क ये पड़ता है कि नेचर के जो हमारे जो इंडिकेटर है वो क्या कहते हैं। अगर बाहर से कोई पोल्यूटेड पानी नहीं आ रहा है, पोल्यूटेड एयर नहीं आ रही है, दूसरे के खेत का पोल्यूटेड पानी नहीं आ रहा है ना, अगर बारिश का सारा पानी उसके खेत में अगर पच जाता है, तब तो हम बोलेंगे कि ये सॉइल पोरस हो चुकी है, सॉइल फर्टाइल हो चुकी है और ज़मीन जिंदा है। तो ये सारा हम लोग वेरीफाई करते हैं, बैकएंड में हमारी टीम काम करती है हर एक किसान के साथ। किसान के खेत के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर भी हम लोग मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको गाइड करते रहते हैं। जी, तो ये 2 चीज़ें इसमें हैं। रेट है, नेचुरली वो अरवली, दाहोद या भावनगर से या सुरेंद्रनगर से माल लेके आता है तो पर केजी 15 से 20 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको लगता है। तो मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अहमदाबाद की लारी पे जिस रेट पे आपको सब्जियाँ मिलती है उसके अंदर 15 से 20 रुपया जोड़ के यहाँ पर बेचना पड़ेगा, तभी जाके वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा इसमें लग ही जाता है। और कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, उसी को आना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, तो हम एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी पे बात करेंगे कि आपने अलग अलग मैकेनिज्म जन्म देते हुए सृष्टि में देखे होंगे, सृष्टि के सपोर्ट से या सृष्टि के पार्ट बन के। जैसे हम बात कर रहे हैं मीठी विरडी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। सो एक बहुत छोटा रूप था कि भाई एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आ रहा था, वो फार्मर्स हमारे जो है भावनगर से एक ग्रुप बना के अलग अलग फार्मर्स को जोड़ते हुए इधर बेचने के लिए आते। तो ये व्यवस्थाओं के बारे में आप अगर हमें बताएंगे तो काफ़ी आनंद होगा। जब हमने शुरू किया तो मन में ख्याल, हमने कैसे शुरू हुआ खेड़ूत हाट में आपको बताऊं जी। 22 साल से हम लोग ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल तो करते, वो साल में एक ही बार करते थे, किसान आते थे तो तब भी वेरिफिकेशन तो करते। ग्राम भारती में क्या हुआ कि 2019 मतलब आज से 6 साल 7 पहले एक ग्रीन शाला करके एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि इसमें ग्राम भारती में 700 बच्चे पढ़ते हैं। उन 700 बच्चों के लिए जो सब्जी है वो बाहर से आती थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम 25-30 तरह की सब्जियां लगा देते और वो बच्चों खाएंगे। जब हमने सब्जियां लगाई, सारा अब आने शुरू हुआ धीरे धीरे, तब कोरोना आ गया। अब कोरोना के टाइम पे क्या करें, बच्चे हॉस्टल खाली हो गए, तो वो हमारा साल 1.5 साल तब ये सब सिनेरियो चला। उस दौरान उन सब्जियों का क्या करें जो ऑर्गेनिक वे में हमने उगाया था। तब हमने किचन गार्डन, हमारा अहमदाबाद में ग्रुप है, उसके अंदर हमने लिखा कि भाई हमारी सब्जियां ऑर्गेनिक वे में उगाई हुई सृष्टि के आंगन में हम लेके आए हैं, जिसको भी चाहिए वो इतने बजे से इतने बजे में ले जाए। सारे का रेट एक ही है, 40 रुपये किलो, कुछ भी ले लो।
जी, यानी वो और वो एक शुरुआत हुई, फिर कि जैसे ही ट्रिक किया उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर दूसरे फार्मर को जोड़ते गए। भावनगर में जो मीठी वीडी ग्रुप है उसने क्या किया है कि 25-30 किसानों का एक ग्रुप है जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाते हैं। बाकी उनके पास तो काफ़ी 200 किसान हैं, लेकिन जो वेजिटेबल उगाते हैं ऑर्गेनिक वे में ऐसे 25-30 फार्मर है। तो 25-30 फार्मर मिल के तय करते कौन दूधी लगाएगा, कौन लौकी लगाएगा, कौन धनिया लगाएगा, है ना, कौन मिर्च लगाएगा, और फिर वो सारा जो प्रोड्यूस है वो लेके अहमदाबाद आते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, जो फार्म इनपुट है वो मिलके इकट्ठा बना लेते हैं, तो वो कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी कम हो गई, और तब जाके उनको परवड़ता है। और आज के दिन में मीठी विरडी जो है हमारे चारों जगह पे अपना सेल करते हैं, और मैं मानता हूँ कि हर संडे करीब करीब 1 लाख का वो सेल उनका होता होगा। पर वो हम 1 लाख बोल रहे हैं 30-40 किसान के बीच में। सो आप इमेजिन करिए कि अगर एक हफ्ते में 30-40 फैमिली को चलाना है तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा। Exactly. और हमारा काम है कि हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि वेयर दे आर एबल टू जनरेट रेवेन्यू। आज रेवेन्यू बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, मार्केटिंग कॉस्ट होता है, उनका कन्वेंस कॉस्ट होता है कि जो ग्रुप संभाल रहा है उनको भी मिले। ये तो क्या है कि ये स्वैच्छिक तरीके से वो 4-5 लोगों ने बोला कि हम ये काम करेंगे। अगर आप इमेजिन करिए कि अगर ये 4-5 लोगों को सैलरी देने का आता, हाँ, तो वायबल नहीं होता तो है चीज़। ये वायबल नहीं होता। तो आप समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा मुहिम है, एक मूवमेंट है जिसके अंदर लोग अपनी तरीके से जुड़ रहे हैं। मैं एक बात करता हूँ, मीठी विरडी के ही एक फार्मर है, उनके फादर से मैं मिला था। उनके बहुत बड़ा काड़ू भाई का खेत है, हाँ, तो उनसे मैं मिला था। तो हम बैठे थे ऐसे फार्मर्स में, वो फ़ोटो भी आपको ये स्क्रीन पे दिखा होगा। सो बेसिकली हम बैठे थे कि मैंने उनको पूछा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ने आपने शुरुआत कैसे की। तो उन्होंने ये बताया कि वो एक एक्सपेरिमेंट था, छोटी सी जगह पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, किसी ने उनको बताया। आई डोंट नो द स्टोरी, किसने बताया, क्या स्टोरी है वो शायद रमेश भाई शेयर कर पाए। बट उन्होंने जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू किया उसका रीज़न ये था कि उनको केमिकल वाली चीज़ें उनके घर में नहीं खिलानी थी। वो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि भाई मारे आ वस्तु नहीं खवड़ावी। ये वर्ड्स थे कि जो जहर वाली चीज़ें, लोगों को फैमिली में बीमारी होते हुए देखा उन्होंने, लोगों को गांव में मरते हुए देखा, पर ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो एक्शन नहीं लेते हैं। काड़ू भाई एक ऐसी किसान थे कि जिन्होंने एक्शन लिया कि भाई मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करूं, और उन्होंने धीरे 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 उनका बहुत बड़ा ज़मीन का जो जगह था उसमें मैंने देखा ड्रैगन फ्रूट भी लगाए, बहुत सारे क्रॉप्स लगाए, ब्रोकली भी देखी थी मैंने उनके वहाँ पे, तो उन्होंने किया। बट उसके बाद में उन्होंने उनको पूछा कि ये 7-8 साल के बाद में आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रोडक्शन में कमी हुई, कि भाई प्रोडक्शन में कमी हुई कि नहीं हुई, हम घर में अच्छा खाना खा रहे हैं और खिला रहे हैं, उसका सेटिस्फैक्शन सा। सो फार्मर्स को ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो और दुनिया में भी गलत कर रहे हो। आपको लगेगा कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो, पर आप हज़ारों जीव को मार रहे हो। आप खाओ नहीं खाओ, आप हज़ारों कुत्ते, हज़ारों जानवर, हज़ारों हाथी, उनको मारने का पाप आपके ऊपर चढ़ रहा है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, बिलीव करें कि आप अपना काम ही कर रहे हो, कुछ गलत नहीं है आप अपनी जगह पे। पर आप सोचिए, खाली इतना सोचिए कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं जाता हूँ तो लाखों जीवों को मैं एक जहर खिलाने से बच रहा हूँ, वो पाप से बच रहे हैं। इंडिया में पाप पुण्य की बहुत बातें होती है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ, कैसा पुण्य कर रहा हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं, ऑलरेडी 1/3 से ज़्यादा ज़मीन पे आज इंडिया में खेती हो रही है। इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, 200 साल पहले भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड पहले भी जाते थे, आज भी जाते थे। हमारा व्यापार रहा है, अंग्रेज़ आए, धंधा करने आए, पोर्टुगीज़ आए, सब लोग यहाँ से कुछ न कुछ
खेड़ूत से ही लेके जा रहे हैं। अगर कपड़ा जा रहा है तो वो भी खेड़ूत की वजह से। पर आज हमें ये देखना है कि हमें एक्सपोर्ट भले ज़्यादा ना करें, पर हमारे घर के लिए हमें ये करना है। आगे डिटेल में हम और वीडियोस भी जारी करेंगे कि एक फार्मर को कैसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना चाहिए, या ऐसे हम लिंक्स ऐड करेंगे ये पॉडकास्ट में जो जिसको देख के फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो सके। तो आपको वो ये पॉडकास्ट में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर वो लिंक से आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, कौन सी पद्धतियों को मानना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसकी भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। तो सर आगे जाते हुए तो हम बात कर रहे हैं कि आपने खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखा, आपने एग्रोनॉमी का कोर्स तो किया, पर एग्रोनॉमी में ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना कवर होता है? ऐसा था कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हिस्सा ही नहीं था। हम लोग तो केमिकल फार्मिंग पढ़े हैं। तो वो भूलने के लिए मैं 1 साल भास्कर भाई के फार्म में गया। हाँ। और नौकरी छोड़ के गया था। हाँ। तब मैंने सृष्टि ज्वाइन किया, बीच में 1 साल का ब्रेक लिया बिना तनख्वाह, और भास्कर भाई सावे के फार्म पे 1 साल उनके साथ रह के पूरा चीज़ें सीखा मैंने। मैं हमारे जो दर्शक है, हमारे जो किसान हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखो शांति से, हमारा जो घर का जो बजट है ना, तो उसके अंदर जो हमारे जो राशन है ना, अनाज मतलब अनाज, लोट, घी, मसाले, उनका जो बजट देखो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का बजट देखो, आपके कपड़े का बजट देखो, तो हमारे जो खाने का जो खर्चा है ना वो कम है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो हमको सेट करना चाहिए, हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के मुकाबले भी खाने का खर्चा हमारा कम है। तो किसान को अगर अच्छा पे नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, सस्टेन, और मतलब वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी ओर से मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि आपको भी हिसाब लगाना पड़ेगा कि आप साल भर क्या खरीदते हो। कोई एक गांव आप पकड़ लो और पूरा साल का हिसाब लगाओ कि उस गांव से क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है। तो गांव से बाहर क्या जा रहा है, सारी फसलें बाहर जा रही है। फसलें के साथ क्या जा रहा है, गांव का ग्राउंड वाटर जा रहा है, लोगों का श्रम जा रहा है ना, पसीना जा रहा है। तो और सामने वापस क्या आ रहा है, टीवी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट आ रहे हैं, है ना, ऐसी चीज़ें आ रही है जो मतलब यहाँ का मतलब जो ओवरऑल गांव की जो हेल्थ है ना, मतलब हेल्थ, तो उसको वो मतलब कोई अच्छा नहीं करने वाला। तो हमको ये करना पड़ेगा कि एक आम किसान को अपना किचन का जो बजट है, अपने जो फैमिली के जो फूड है, उसको नज़र में उसको खेती करना पड़ेगा कि उसको अपने किचन में हिसाब लगाना पड़ेगा कि मुझे कितना मूंग चाहिए, मुझे कितना बाजरा चाहिए, कितना आटा चाहिए, कितने मसाले चाहिए। इस हिसाब से खेती करने पहले खुद के लिए उगाओ, जो सरप्लस है वो बाज़ार तक लेके जाओ। अगर हम लोग स्वावलंबी होंगे, किसान खुद अगर स्वावलंबी होगा, अभी क्या हो गया है कि किसान 1-2 क्रॉप लगाते हैं, बाकी साल भर वो मार्केट से ले आता है। अब मार्केट से जो लेके आता है वो पेस्टिसाइड वाला लेके आता है। तो खुद के लिए हेल्दी खाना उगाओ, सारे वैरायटी उगाओ, और जो सरप्लस है वो गांव में किसी के साथ शेयर करो या बाकी जगहों के साथ शेयर करो, तभी तो हेल्दी लाइफस्टाइल का अल्टीमेटली मुझे पता है कि आपका जो गोल है वो हेल्दी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का है। लाइफस्टाइल सस्टेनेबल तभी आएगी जब स्वावलंबन होगा। जब तक हम खुद खाने में स्वावलंबन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सुबह से शाम क्यों मेहनत कर रहे हैं। मैं शहर वालों को भी पूछता हूँ, सुबह के शाम आप किसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो? इंश्योरेंस भरने के लिए या अच्छी हेल्थ लेने के लिए? बीमार पड़ने के बाद कोई इंश्योरेंस काम बगैर पैसों के तौर पे काम आ जाते हैं, आपकी जो पीड़ा है वो कभी कम नहीं कर सकता। पीड़ा कम करना है तो आपको आपका जो खाने का जो बजट है वो हेल्दी फूड के लिए आपको लगाना पड़ेगा। वो नहीं लगाओगे तो चलने वाला नहीं है। आपको कैंसर से बचना है तो आपकी जो खाना तो ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो जीवन शैली है वो भी ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। आप खाना ऑर्गेनिक खाओ और जीवन शैली आपकी अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो वो भी नहीं चलने वाला। तो ये सारी जो होल जो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, हमारी जो सस्टेनेबल अपनी पूरी सोसाइटी को बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो फार्मर के वे में और हमारे मतलब कंज्यूमर के दोनों के लिए हम काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग एक और वर्कशॉप करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खरीदने के बाद आप ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हो या नहीं।
अगर हम ऑर्गेनिक सामान खरीदा और हाई टेम्परेचर पे कुकर पे अगर आपने उसको सीटी को किया तो वो न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। अगर आपने मतलब प्लास्टिक एल्यूमिनियम के बर्तन में उगा लिया मतलब बना लिया तो नेचुरली उसके साइड इफ़ेक्ट तो होने वाले बॉडी में। तो कैसे बर्तन हो, किस टेम्परेचर पे पकाए, नींबू कब निचोए, नमक कब डाले, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी कंज्यूमर को अवेयर हम लोग करना पड़ेगा। ये जब करेंगे तब जाके ओवरऑल हम सबकी जो हेल्थ है ये अच्छी होने वाली, तब जाके ऑर्गेनिक में हम जो पे करेंगे वो पूरा वसूल भी होगा। जी, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो पकाने की पद्धति की बात कर रहे हैं, अभी नेचुरल गैस आ रहा है, सबके पास धीरे धीरे जा रहा है, एलपीजी आ रहा है, तो एलपीजी और इसमें जैसे हम पकाते हैं वो अभी चूल्हा तो आएगा नहीं ना, वो तो संभव नहीं वो संभव नहीं है। अभी गांव में भी आ गया तो चूल्हा तो पॉसिबल है, लेकिन बर्तन जो है, बर्तन हम ऐसे चूज़ करें कि जिसके अंदर कम से कम रेसिड्यू या कंटामिनेशन के चांसेस, या जो हाई टेम्परेचर पे देखो अब ज़माना आ रहा है कि लो टेम्परेचर पे बना हुआ फूड है ना। जैसे दाल है तो दाल को धीरे धीरे मतलब अगर आपको मुझे दाल खाना है तो मुझे शाम को भिगो के रखना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके वो मतलब उसके तरीके है, पूरा उसका विज्ञान है, वो हमको समझना पड़ेगा। जी, हर चीज़ का एक अपना विज्ञान है। जैसे कटोल है, कटोल को 12 घंटे देने ही पड़ेंगे आपको पकाने के लिए। अगर नहीं करोगे तो आपको 5 सीटी की जगह पे 10 सीटी या 12 सीटी करने के बाद हमारे पेट में जाके वो पचने का गारंटी नहीं है और न्यूट्रिशन का गारंटी भी नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं बर्तन की, सबसे इम्पोर्टेंट या ऐसे सिनेरियो की कि कम से कम केमिकल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जाए, और माइक्रोप्लास्टिक की जो अनाज में जाता है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या प्रोसेस करके हमें धोना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक है या नेचुरल है तो उसको क्या प्रोसेस से धोना चाहिए, फिर पकाने पे आएंगे। पहले धोने पे आते हैं। और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, केमिकल फार्मिंग वाला प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे धोना चाहिए, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। ऐसा है कि केमिकल वाले जो भी आता है तो आजकल इस तरह के लिक्विड बाज़ार में मिलते हैं कि जिसकी वजह से उसके ऊपर अगर ऑयल कंटामिनेशन है तो ऑयल निकल जाए, इस तरह के बाज़ार में प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं ऑर्गेनिक की बात करूं क्योंकि ज़्यादातर मेरा पिछले 30 साल से ऑर्गेनिक के साथ ही काम रहा है। तो ऐसा है कि ऑर्गेनिक वे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे छोटा उदयपुर में कम्युनिटी है, राठवा कम्युनिटी, वो बर्तन बनाती है, मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन को लाख से कोटिंग करता है। मतलब बर्तन के ऊपर लाख की एक परत चढ़ाते हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके से वो चढ़ाते हैं। और वो लाख कौन सी है, तो पेड़ के ऊपर से एक इंसेक्ट से वो बना हुआ जो चीज़ें आती है वो है। मतलब लाख भी नेचुरल है और उसका हमने टेस्टिंग भी करवाया है, उस कम्युनिटी को हमने सम्मानित भी किया था। तो अब वो जो मिट्टी के बर्तन के ऊपर लाख का कोटिंग, मतलब आपको कोई ऑयली चीज़ बनाना है तो वो मिट्टी के बर्तन में आप बना सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, टेफ्लॉन वाला जो तवा है वो यूज़ करते हैं। और टेफ्लॉन क्या है वो आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि वो कैंसर को जन्म देने वाला गारंटेड, वो एक टाइप का प्लास्टिक ही है जो पिघल सकता है। तो हम लोगों का थॉट ये है कि भाई टेफ्लॉन की जगह पे हम क्या मिट्टी के इस हमारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी ने जो बनाए हुए बर्तन हैं वो क्या हम लोगों तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही हम घर में अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी अगर मिट्टी के बर्तन में जो खिचड़ी बनाते हैं, चाहे गैस पे बनाओ, लेकिन उसका क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जो बनता है तो नेचुरली उसका एक फ्लेवर टेस्ट वो थोड़ा एक डिफरेंट रहता है। उसकी जो मतलब अरोमा से लेके उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी सही तरह से रहता है। उसी तरह से जैसे नमक, जैसे आयोडीन नमक है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आपको मतलब वो इवोपरेट हो जाता है, उसका जो आयोडीन है। हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर डाल देते हैं हाई टेम्परेचर पे, पर जब खाना पकाते हो तभी। अब सही तरीका यह है कि वो जब खाना थाली में आ जाए इसके बाद अगर आपको स्वाद चाहिए तो ऊपर से थोड़ा डाल दो जी। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। नींबू भी बाद में जब डिश थाली में आ जाए इसके बाद नींबू निचोना चाहिए दाल में। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उबल रहा होता है तभी
नींबू डाल देते हैं, तो विटामिन सी तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ जी। हमको खट्टापन मिलता है। जैसे हम बात कर रहे हैं स्लो कुकिंग की, यस, पर यह जमाना तो क्या है कि स्लो कुकिंग एक ऐसे वर्क के लिए है कि जो अवेयर है। बाकी आज तो हम क्या है कि महाराज आता है, खाना पकाने वाला आता है, 20 मिनट से 25 मिनट में वो खाना बना के चला जाएगा। ये हम रैपिड कुकिंग के ज़माने में है कि आज जो हम तो पहली बात तो हमारे पास वो पेशेंस और फोकस ही नहीं रहा है कि हमारे घर पे मदर, वाइफ, दादी ये लोग खुद खाना बनाते थे, तो वो टाइम तो चला ही गया है। पर बहुत सारी जगह पे रेडी, हम बात कर रहे हैं जोमेटो स्विगी के ज़माने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्लास्टिक की थैलियाँ इतनी बनती हैं। अगर क्लाउड किचन इज़ गुड फॉर पीपल एज नॉट अ नेसेसिटी, अगर उनको ज़रूरत पड़े कि घर पे कोविड आ गया है, खाना नहीं पका पा रहे हो, तब जाके आप बनाओ। पर अभी क्या है कि हमें थोड़ा भी दिमाग नहीं चल कर रहा है, चलो आज डोमिनोज से मैं पिज़्ज़ा मंगवा लेता हूँ, चलो आज अभी मूड नहीं हुआ तो मैं कॉफ़ी मंगा लेता हूँ। आप जो भी हो, वाई डोंट वी गेट इनटू दैट सिनेरियो कि हम थोड़ा बहुत खुद करने का ट्राई करें। तो पहले yes, स्टील की बात आ रही थी, पहले स्टील के अंदर बर्तन थे, तब तक ठीक था। पर अभी उसके अंदर इतने अपग्रेडेशन आ गए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक कुकर आ गए हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वी आर नॉट साइंटिस्ट हु विल बी एबल टू गिव टेस्ट, प्रोवन टेस्ट कि भाई ये ख़राब है, ये नहीं है। पर कुछ चीज़ें गलत है तो गलत है। जैसे हम माइक्रोवेव कुकिंग की बात कर रहे हैं, फट दे के हमें ऑफिस के अंदर गए हैं, ऑफिस के अंदर 5 मिनट हमने डाल दिया खाना, अभी हम ये भी नहीं देखते कि वो डब्बा माइक्रोवेव में डालने लायक है कि नहीं है। दूसरी बात, माइक्रोवेव सही तो नहीं है, पर अगर वो डब्बा, या कई बार आपने देखा होगा ऐसा तमाशा हुआ होगा घर पे, हमने सीधा फॉइल डाल दिया, फॉइल के साथ माइक्रोवेव में कर दिया, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के वहाँ पे माइक्रोवेव तो गलत है ही। मैं कहीं पे भी माइक्रोवेव की पुष्टि नहीं करता हूँ कि माइक्रोवेव सही है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मैं माइक्रोवेव में पका हुआ खाना टच नहीं करता हूँ। हमारे वहाँ पे माइक्रोवेव है, वो जो बंद डिब्बा पड़ा हुआ है उसको एक कबर्ड के जैसे हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक में वायर डाले बिना हम उसको यूज़ करते हैं कि ये डब्बे में सिर्फ सामान रखने का डब्बा है और कोई उसका यूज़ नहीं है। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, अगर माइक्रोवेव के अंदर खाना पकाते हो या गर्म करते हो तो प्लीज़ सोचिएगा कि उसके ऊपर क्या है। ऑनलाइन सर्च कीजिए, गूगल को पूछिए, लोगों को पूछिए कि क्या माइक्रोवेव यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज मैं देखता हूँ, मैं ये सारे होटल्स और हॉस्पिटल ओनर्स को अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ माइक्रोवेव को निकाल दो, हॉट प्लेट फिर भी रख सकते हो आप। पैरेलली ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करते हुए रिटेल, अगर हम रिटेल की बात करें, उनके वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम मिलेगा क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है। क्योंकि आपको चाहिए लग्जरी, आप जाके फार्मर्स के पास से हर कोई पहुँच नहीं पाएगा। 365 दिन अगर अवेलेबल रखना है तो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलनी पड़ेगी। दूसरा एक मैसेज ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ कंप्लीटली नहीं है, पर आज फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं है लॉन्गेटिविटी करने के लिए, इसीलिए प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं होती। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं कि उनके कंट्रोल में हो तो वो प्लास्टिक नहीं यूज़ करें। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लास्टिक रैपर्स और प्लास्टिक आपके वहाँ से ले लेंगे। मैं आज की बात कर रहा हूँ, एक यूके की लेडी थी जिनका एनजीओ का डिटेल मैं देता हूँ। यूके की लेडी इंडिया में आके धर्मशाला और तीन ऐसे लोकेशन में, मैक्लोडगंज, धर्मशाला और एक लोकेशन है जहाँ पे वो प्लास्टिक रैपर्स उठाते हैं। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि माउंट एवरेस्ट पे भी प्लास्टिक पहुँच गया है, हम उसको वापस लाना नहीं चाहते। फिर वहाँ पे कुछ एनजीओ मिल के जाती है और माउंट एवरेस्ट से प्लास्टिक लेके नीचे आती है। दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। आपके लिए माउंटेनियरिंग के एक अचीवमेंट का एक मोमेंट होगा, पर बेस कैंप पे ढेरों प्लास्टिक वो लोग इकट्ठा करके आ रहे हैं। कम से कम हमारे सिटी में हम ट्राई करें कि अगर हम प्लास्टिक का रैपर लेते हैं, वो प्लास्टिक का रैपर को धोना है और इकट्ठा करना है और फिर एक एनजीओ को बोलना है, वो आके प्लास्टिक ले जाएगा। इससे हम वर्ल्ड की सर्विस दे रहे हैं, प्लस
और वो प्लास्टिक वाले ऐसे भी लोग हैं जो आपको पैसे देते हैं वापस, कि भाई पैसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप कुछ चीज़ें खरीद पाओ। तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम बात करेंगे आगे पकाने के बर्तन की बारे में बात करेंगे। मिट्टी कूल जो ब्रांड है, मैंने जो सृष्टि में डिस्प्ले पे देखा था, तो उसके बारे में बताइए कि वो लोग कमर्शियली बेच रहे हैं, वो लोग टाइल्स भी बना रहे हैं जो एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं करे, वो वैसे वेसल्स भी बना रहे हैं। तो उसके हमारे जो इनोवेटर हैं मनसुख भाई प्रजापति वांकानेर में, अर्थक्वेक जब आया तो उसके काफ़ी सारे मटके टूट गए। तब किसी अखबार वाले ने एक हेडलाइन बनाई कि गरीबों का फ्रिज टूट गए। जब वो हेडलाइन जब बनी तो मनसुख भाई के दिमाग में विचार आया कि क्यों न मैं गरीबों के लिए मिट्टी का फ्रिज बना दूं। मटका तो था ही, मटके में और क्या वैल्यू एडिशन करे, फ्रिज बन जाए। हम आमतौर पे हम फ्रिज में क्या रखते हैं, सब्जी रखते हैं, दूध रखते हैं। तो उसने सोचा कि मटके में तो पानी भरता हो, मुझे तो फ्रिज बनाना है। तो उसने एक फ्रिज का छोटा सा फ्रिज का डिज़ाइन बनाया और बीच में मतलब पानी रह सके ऐसी दीवारें बनाई। और वो पोरोसिटी से जब पानी इवेपोरेट होता है तो नेचुरली अंदर जो सामान रखा है वो ठंडा रहता है। तो जैसे पत्ते वाली जो भी सब्जियां हैं वो उसके अंदर रखो तो 24 से 48 घंटे तक फ्रेश रहती है। दूध भी 24 घंटे तक तो 30 घंटे तक फ्रेश रहता है, क्योंकि वहाँ नमी बना रहता है मतलब। तो उसने वो मिट्टी कूल मतलब एक तरह का फ्रीज बना दिया जो लोग जैन लोग ज़्यादातर जो बिजली यूज़ नहीं करते उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े समय के लिए आपका जो वेजिटेबल्स है, दूध है, वैसी चीज़ें आप रख सकते हो जी। एक और चीज़ उन्होंने जो बनाई मनसुख भाई ने, वो है अपना जो तावड़ी जो होता है, तो तावड़ी के लिए हैंडल बना दिया। तो आपको मतलब तावड़ी ऊपर नीचे करने में आसानी हो जाती है गर्म। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बनाई, वो है मिट्टी का प्रेशर कुकर बना दिया। तो मिट्टी का प्रेशर कुकर उन्होंने बना दिया और वो मतलब आम कुकर की तरह ही काम करता है जी। लेकिन मिट्टी का है तो नेचुरली उसको थोड़ा संभल के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब मिट्टी का चीज़ें बर्तन गर्म होते हैं ना, तब अगर टच हो गए तो फिर टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य से इसमें काम लेने होते। कुछ हमारे जो अभी खेड़ूत हाट पे एक हमारा भाई आ रहा है मिट्टी के बर्तन बेचने, उसको हम खास तौर पे बुलाते हैं। तो उसको हमने बोला कि भाई तावड़ी या जो यहाँ पे हांडी है जो खिचड़ी पकाते, उसकी जो नीचे की थिकनेस वो मोटी रखे, ताकि गैस का जो गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगे, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लेकिन एक बार गर्म होने के बाद काफ़ी समय तक वो चारों ओर से एक समान रूप से पकाएगा। नॉर्मली बर्तन जो है वो अगर पतला है, उसकी थिकनेस कम है, तो फिर कुछ पार्ट पे वो जला देता है, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा पास करता है। लेकिन अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो फिर एक समान रूप से वो गर्मी को पास करता है और एक बार गर्म होने के बाद फिर दिक्कत नहीं आती। तो हम लोग तो इसमें थोड़ा बहुत काम किया है। स्लो कुकिंग बहुत ज़रूरी है, और इतना ही नहीं, कुकिंग होने के बाद धीरे धीरे चबा के खाना। हम लोग आज की दुनिया में हम सब इतने मतलब बिना धैर्य से हमारे जीवन यापन इस तरह से डाल रखा है, हाथ से काम करना हम लोग लगातार भूल ही गए। पग से चल के हम आसपास में साइकिल लेके जाना हम भूल ही गए। हम अल्टीमेटली सुबह से शाम तक एनवायरनमेंट को गंदा करने का काम लगातार कर रहे। हाथ से काम करना बंद कर दिया, हाथ गंदा नहीं करते, है ना। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक खाना है तो आपके हाथ से जितना काम कर सको, जितना कम से कम सामान बाज़ार से खरीद सको, इवन प्लास्टिक तो कम से कम यूज़ कर सको, क्योंकि हम सबकी रगों में आज प्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रो कण दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो पॉल्यूटेड। मुझे लगता है अगले 5 साल 10 साल के बाद हम लोगों को प्लास्टिक के लिए भी शो करना पड़ेगा कि कैसे प्लास्टिक को रिमूव करें हमारी लाइफस्टाइल से, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे लगता है कि स्कूलों के शिक्षा के हमको शुरू करना पड़ेगा कि प्लास्टिक को कैसे अवॉइड कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है इसमें। और हर तरह के पैकेजिंग से प्लास्टिक को आज नहीं तो कल हमको निकालना तो पड़ेगा। जी। सर, अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे सृष्टि जैसी संस्था का विचार किनको आया और कैसे जन्म हुआ? प्रोफेसर अनिल गुप्ता IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर,
और जिन्होंने पिछले 40 साल से अहमदाबाद IIM में पढ़ा रहे हैं। शुरुआत यूँ हुई कि अनिल गुप्ता साहब जो है वो बैंक में काम कर रहे थे, जी। तो उनका काम था लोगों को लोन देना। तो जब देते थे तो लोन जब देते थे तब कुछ न कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, तब बैंक लोन देता है। मतलब आपको कुछ न कुछ जमा करवाना पड़ेगा ताकि बैंक जोखिम नहीं लेता, वो मॉर्गेज कर लेता है आपकी प्रॉपर्टी को, आपका घर को, प्लॉट को, या ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर उनके नाम रहता है, फिर ट्रैक्टर के लिए लोन देता है, तो मॉर्गेज करता है। गुप्ता जी ने उस टाइम पे उनको विचार आया कि अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज करने के लिए और उसके पास अच्छा आइडिया है, तो क्या बैंक उसको बिजनेस करने के लिए लोन देगा कि नहीं, उसको इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, यंत्र बनाने के लिए लोन देगा कि नहीं। ये थॉट उनके दिमाग में क्लिक हुआ। उन्होंने अपने मैनेजर को पूछा कि कोई बंदे, किसी किसान के पास अगर कोई नया आइडिया है और उसके पास मॉर्गेज करने के लिए कुछ है नहीं आइडिया के अलावा, तो क्या बैंक जोखिम लेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो जोखिम बैंक लेता नहीं। वहाँ से एक क्लिक उनकी जर्नी का शुरू हुआ। इसके बाद वो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर एडवाइज़र हुआ करते थे, तो वहाँ डॉलर में उनको तनख्वाह मिलती थी वर्ल्ड बैंक की ओर से। और जब उन्होंने देखा कि वह पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है वो तो ट्रेडिशनल नॉलेज लोग, मैं किसानों से सीखता हूँ और फिर वो एडवाइस देता हूँ एज ए साइंटिस्ट। तो उन्होंने सोचा कि मैं जो कमा रहा हूँ उसके अंदर मतलब इतना पैसों कहीं, मतलब जो सोर्स है ओरिजिनल जहाँ से मैं सीख रहा हूँ उन तक तो वापस कुछ जाता नहीं है। तो उनके मन में आया कि भाई हनी भी मधुमक्खी जैसे काम करती है वैसे हमको काम करना चाहिए। तो मधुमक्खी क्या करती है, एक फूल से दूसरे फूल पर पॉलिनेशन का काम करते हैं। वैसे ही एक किसान दूसरे किसान तक अगर हम बात को लेके जाता है तो उन किसान का जिक्र हमको करना चाहिए, ताकि उनका जो बौद्धिक संपदा का जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके, तभी समाज ज्ञानप्रद बन पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि मधुमक्खी की तरह हम एक नेटवर्क बनाए जहाँ पर नॉलेज नेटवर्किंग हो, जहाँ ज्ञान का गठजोड़ हो, एक किसान से दूसरे किसान तक, एक भाषा से दूसरी भाषा तक। और वो जब हम करेंगे तभी, मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की, जो ज़माना मोबाइल फ़ोन का नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत कम जगह पे थे। उस ज़माने में उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची और एक हनीबी नेटवर्क शुरू किया। हनीबी नेटवर्क में कोई पैसा तो था नहीं, सिर्फ फिलॉसफी थी। तो समान विचार वाले लोग मिले, कर्नाटक से, तमिल से, उड़िया से, और वहाँ उन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने इलाकों में ट्रेडिशनल नॉलेज इकट्ठा किया, दादा दादी से ज्ञान, और आपस में बांटना शुरू किया। तो मैगज़ीन निकाली, इसी का पार्ट है लोग। हनीबी जो है हमारा मैगज़ीन, ये हनीबी नेटवर्क का लोगो है, और इस लोगो का मतलब ये है, ये लोगों को जोड़ता है, जो गुमनाम लोग हैं उनको जोड़ता है, उनको पहचान दिलाता है। तो अगर कोई एक किसान है जो अपने खेत में ही काम कर रहा है, किसी के साथ जोड़ा नहीं है, लेकिन अगर नेटवर्क के संपर्क में आता है तो उसकी पहचान बनती है। जी। तो हमारा काम है, जिनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिनके पास कोई नया आइडिया है या आविष्कार है, इनोवेशन किया है, तो उसको पहचान दिलाने का, उसकी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने का। हम लोग ये नहीं कहते कि ये आविष्कार अनिल गुप्ता सर ने किया, किसने किया। हम लोग ये बोलते हैं कि ये आविष्कार बांजी भाई ने किया, ये अमृत भाई अग्रावत ने किया, ये खिमजी भाई ने किया। तो इनोवेटर को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं ताकि हमारा समाज सर्जनशील और संवेदनशील बन सके। हम लोग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम चैलेंज देते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम हमको दो, आपके प्रॉब्लम को समझो। मैं शुरू में जैसे कहा कि जिस वक्त प्रॉब्लम हमको पता चल जाता है तो हमारा दिमाग है वो इनोवेशन के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो 87-88 में अनिल गुप्ता साहब ने हनीबी नेटवर्क के ज़रिए शुरुआत की। 1993 में 1 जून 1993 में सृष्टि के एज ए ट्रस्ट के रूप में स्थापना हुई। तो ट्रस्ट बाद में बना, पहले काम शुरू हुआ और फिर काम की ज़रूरत में से संस्था बनी। तो सृष्टि बनी 93 में, 97 में ज्ञान बना और 2000 के साल में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बना। तो ये अनिल गुप्ता साहब ने पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस तरह से बनाया कि पूरा हमारा देश है वो सर्जनशील बन सके। इनोवेशन और स्टार्टअप की आज जो हम बात कर रहे हैं उसके जो जनक है वो अनिल गुप्ता साहब है, जो शुरू में उन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। और पूरा देश में आज स्टार्टअप और इनोवेशन या ग्रासरूट इनोवेशन की जो भी इकोसिस्टम बनी उसका मतलब सूत्रधार तो वही है। ओके। तो ये ओके।
अनिल गुप्ता साहब ने जब ये संस्थाएं जो बनी, और वो संस्थाओं के ज़रिए हमने पूरे देश में आज के दिन में हनीबी नेटवर्क की संस्थाओं के ज़रिए करीब करीब ये मान के चलो कि देश के 600 जिलों से 5 लाख अनुभव इकट्ठे किए हैं। वो तो बहुत फार्मर नॉलेज, तो 5 लाख अनुभव जो इकट्ठे किए सृष्टि, ज्ञान और एनआईएफ ने मिल के उसका एक डेटाबेस बना और वापस वो लोगों तक पहुंचा रहे। इसमें से आज नए नए स्टार्टअप आइडिया पे लेके काम हो रहा है। आप आज तो देश की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में भी सरकार बहुत सारा ग्रांट दे रही। तो हम लोग अनिल गुप्ता साहब ने 87-88 में सपना देखा था, जो सपना आज देश की पॉलिसी बन गया। बहुत बड़ी बात है सर कि लोगों के लिए सोचना और लोगों के अंदर। तो ये अनिल गुप्ता सर एक प्रेरणा स्रोत है कि उनकी प्रेरणा, उन्होंने जो प्रेरणा मिली वो उन्होंने आगे फैलाई, क्योंकि आज हर कोई को आइडिया हर एक के पास होता है, काम नहीं करता है। तो आज उन्होंने आइडिया सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके फार्मर से शुरुआत करी, तब जाके अभी हज़ारों स्टार्टअप आइडियाज़ आगे आ रहे हैं। पैरेलली ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को वो बढ़ावा दे रहे हैं। सो सृष्टि शायद अहमदाबाद में लोगों को सिर्फ एक मार्केट प्लेस लग रहा होगा, पर सृष्टि एक मार्केट प्लेस से कहीं बड़ा काम करता है। और मैं चाहूँगा कि बहुत सारी संस्थाएं सृष्टि से जुड़ सकती है, अलग अलग रोल्स में, अलग अलग तरीके से। बहुत सारे लोग सृष्टि में जुड़ सकते हैं जो अपना समय दे सकते हैं या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सृष्टि ने कभी किसी के पास से फंडिंग की तो बात करी ही नहीं है। इट हैज़ बीन बूटस्ट्रैप्ड, और अलग अलग तरीक़ों से प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर ने इसको आगे ले गए हैं। मुझे पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैं आगे नहीं कहूँगा। तो सर, सृष्टि जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में जाना चाहते हैं, तो लोगों को क्या इंस्पिरेशन लेना चाहिए? जो देखो, एज ए कंज्यूमर है तो हमारे फार्मर हाट और सात्विक से जुड़ सकते हैं। जो किसान है वो अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हमारे साथ हम लोग क्या करते हैं कि 1 मई से 30 जुलाई के बीच में उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के खेतों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके बाद उसका फार्म वेरिफिकेशन करते हैं और अलग अलग ग्रुप के ज़रिए 40 इंडिकेटर से फार्म वेरिफिकेशन करते हैं, और उसमें अगर अप्रूव हो जाता है तो वो हमारे फार्मर हाट का हिस्सा बन सकता है। दूसरा, उनके पास अगर कोई चैलेंजेस है कि जिसका समाधान उनके पास नहीं है किसानों के पास, तो वो चैलेंजेस अगर हमको देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, तो उनको वो चैलेंजेस देके उसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक छोटी सी प्रयोगशाला भी है ग्राम भारती में। उस प्रयोगशाला में फार्मर्स नॉलेज पर वैलिडेशन का काम करते हैं, ताकि किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए हम साइंटिफिक तरीके बता सकें। तो इसके ऊपर हम लोग मतलब रिसर्च का काम भी कर रहे हैं, पब्लिकेशन का काम करते हैं हम लोग, ताकि हमारे डेटाबेस में जो ज्ञान है वो वापस उन किसानों के नाम के साथ वापस उन कम्युनिटी में उसी लैंग्वेज के साथ पहुँचे। तो वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए। अभी तो हम 4 जगह पे हाट चला रहे हैं, आने वाले सालों में हमको 400 जगह हाट चलाना है। तो अकेला रमेश पटेल तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए फार्म का वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी का लाने पे हम लोग अगले 6 महीने में वो काम करने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होगा क्या? होगा ये कि मेरे पास आज जितने भी फार्मर आ रहे हैं वो उस ऐप का हिस्सा जब बन जाएंगे तो उसके फार्म के अंदर वो जो काम करेंगे, बीज लगाने से लेके इरिगेशन से लेके, तो वो सारा 14 सैटेलाइट के ज़रिए वो डेटा हमारे पास मिलता रहेगा। और कंज्यूमर जैसे ही वो QR कोड स्कैन करेगा बॉक्स के ऊपर किसान का, तो उसको पता चल जाए कि बीज कब लगाए, इसके ऊपर इंसेक्ट आया तो इसके लिए क्या स्प्रे किया, कब किया, और वो फार्म, ताकि पूरी चेन जो है ट्रांसपेरेंसी इसमें बन जाएगी। तो हमारा जो फार्म वेरिफिकेशन अभी मैन्युअली जो चल रहा है वो टेक्नोलॉजी के सहारे थोड़ा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी का यूज़ जो फार्मर कर रहे हैं। जैसे QR कोड एक छोटी चीज़ थी, वैसे ब्लॉकचेन तो बहुत बड़ी बात है। अगर जैसे हम बिटकॉइन में सिर्फ पैसे की वैल्यू के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी हज़ारों आ गई, पर ये ब्लॉकचेन का एक बहुत ही बड़ा यूज़ होगा, जिसके वजह से कंप्लीटली ओपन ट्रांसपेरेंट
प्लेटफॉर्म बन जाएगा, विच इज़ आपको यानी सुन के ही ऐसा लग रहा है कि हाँ ज़रूर थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ होने में अगले समय लग 6 महीने में कर देंगे हम लोग। दूसरा, इसके फ़ायदा किसान का भी है। कंज्यूमर का फ़ायदा है कि उसको पता चल जाए कि नरोत्तम भाई के कौन से खेत में से ये आया और क्या क्या प्रैक्टिस की। लेकिन नरोत्तम भाई को क्या फ़ायदा होगा? नरोत्तम भाई को फ़ायदा ये होगा कि उसके फार्म के ऊपर अगले 1 वीक में, 3 दिन में, अगले 24 घंटे में बारिश होगी कि नहीं होगी पता चल जाएगा। मतलब प्रिडिक्शन हमारे सैटेलाइट के ज़रिए उसको मिल जाएगा। कौन से कीड़े आ सकते हैं, कब आ सकते हैं। आसपास के खेतों में 3 किलोमीटर में अगर कोई इंसेक्ट है, उनको इंडिकेटर मिल जाएगा कि ये इंसेक्ट आने की संभावना है, ज़रा सावधान हो जाइए। खेत का कार्बन कंटेंट कितना है, ऊपर के हिस्से में नमी का लेवल कितना है, नीचे के हिस्से में नमी का लेवल, यहाँ इतना प्रिसाइज डेटा किसान को मिल जाएगा। तो किसान को भी फार्म प्रैक्टिस कौन सी करनी चाहिए, तो विकल्प उसको मिल जाएंगे कि ऑर्गेनिक वे में तुम अगर नाइट्रोजन कम है तो क्या क्या तरीके तेरे पास है। दूसरा, जितना सामान खेड़ूत हाट में आप बेच सको उतना बेच लो लोकल लेवल पे। अगर आपका सरप्लस है तो बड़े व्यापारी, बड़े मार्केट जो बाहर एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो आपसे ख़रीद लेंगे, क्योंकि आप उस ऐप के ज़रिए आप जुड़े हो, पूरी दुनिया को पता है कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो जी। यानी तो एक नए, अभी कंज्यूमर पे कम करता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, हम वो उसको हम पार करने वाले हैं। एक कंपनी के साथ हमने करार कर लिया, अगले 6 महीने में मेरे सारे फार्मर उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसके बाद में बड़ौदा, सूरत और जयपुर से लेके बम्बई तक पूरे देश में हम लोग ये काम करने वाले हैं। जी, हमने भी पास्ट में देखा है कि सृष्टि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करते हैं जो माइक्रो लेवल पे फार्मर्स के पास से प्रोड्यूस लेके उनको यहाँ तक लाने का प्रयास करते हैं। आगे जाते हुए अगर मैं बात करता हूँ, ये टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज़ एक इनोवेशन नहीं, इनोवेशन से अगले लेवल का है। पर बिफोर गोइंग टू टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँगा तो दिस इज़ अ वार्निंग टू पीपल हु आर डाउटिंग, हु हैव द मनी। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो इंडिया से बाहर चला जाएगा प्रोड्यूस। यस, बिल्कुल। अगर आपके पास पैसा नहीं, अभी ऐसा है कि वेजिटेबल्स के अंदर भी ऐसा तरीका आ गया है कि वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट हो सकता है। देन देर आर ड्राई फ्रीज की बात करें, बहुत सारे तरीके हैं जिसके साथ में इंडिया से एक्सपोर्ट होगा। तो वैसे ही गुजरात की बहुत सारी कंपनीज़ है, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज़ है जो ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें खरीद के एक्सपोर्ट करती है। वहाँ पे अगर इंडिया चाहता है कि इंडिया के लोग चाहते हैं, अगर आप मर्सिडीज़ खरीद रहे हो, साथ में ये भी खरीदो कि ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ में आप भाव तोल मत करो। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेते हुए, कि मेरे जो फार्मर्स जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम कुछ जगह पे मैं भी खड़ा हुआ हूँ बेचने के लिए, तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि ये बैंगन ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। मैं देखता हूँ कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो ट्रस्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। जो मर्सिडीज़ में से जो गाड़ी में से उतरा वो उतनी चीज़ों की बात करेंगे, वो 30 रुपये की चीज़ 25 रुपये में ले जाने की बात करेंगे। पर जो मिडिल क्लास है वो 30 रुपये बिना झिझक ट्रस्ट कर लेगा। तो आज उन लोगों के लिए है कि अगर ऊपर वाले ने आपको पैसा दिया है तो प्लीज़ हर जगह पे डाउट मत करो ऑर्गेनिक नेचुरल के अंदर कि ये तो कैसा होगा। अगर सुपरमार्केट बेच रहा है वही प्योर नहीं होगा। वी आर नॉट enemies of supermarket. We are saying there are supermarkets who are also selling organic. मैं बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की एक स्टोर की जिन्होंने शुरुआत की है, वो है प्लैनेट हेल्थ। प्लैनेट हेल्थ ने खुद एक वेलनेस स्टोर बना दिया है। वो दवाई की दुकान बेच रहा है पर साथ में वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ में वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी बेच रहा है। भले वो ब्रांडेड बेच रहा है, कोई बात नहीं है, पर वो कम से कम ये सोच तो रखिए कि उसको दुकान में जगह दी है। आज के अंदर जो सुपर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो जगह ही नहीं दे रहे, ना प्रोडक्ट रेंज में ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ना ये। उनको तो इजीली प्रोड्यूसेबल चीज़ें चाहिए, स्केलेबल चीज़ चाहिए उनको, कि जो चीज़ मेरे को 20 टन मिल पाएगी, 30 टन मिल पाएगी, मैं वही बेचूंगा। मैं कॉर्नफ्लोर है या कॉर्न फ्लेक्स है, हमारे ट्रेडिशनल नाश्ते तो बिक ही नहीं रहे।
हम तो चिप्स खा रहे हैं, हम प्लास्टिक के पैकिंग वाला चिप्स खा रहे हैं। यहाँ पे हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, पर हमारे रीजनल नॉलेज भूल रहे हैं, रीजनल ग्रेन्स भूल रहे हैं, मिलेट्स को भूल रहे हैं। तो आज मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ रहा है। सर, आज़ादी हुई तब के समय से अभी तक के अपने खाने के चेंजेस में शायद मेरा और आपका जन्म नहीं हुआ था, पर जो जो हमने कही सुनी बातें हैं, क्योंकि आपने फार्मर से इंटरेक्ट किया है, अनिल गुप्ता सर से इंटरेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों से, हम वो दौर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर था क्या। ऐसा है कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग जो खाते हैं साल भर में, एक दिन ही साल भर, तो अगर हिसाब लगाए कि हम साल भर क्या क्या खाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, 2-3 तरह की दाल खाते हैं, मूंग या तुअर दाल, और क्या खाते हैं, और तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं शहर वाले। तो बहुत कम दिन हम बाजरे के आटे खाते हैं सर्दियों में। तो लेकिन 50 साल पहले हमारे कोई दादा दादी को आप पूछो कि वो साल भर क्या खाते थे। उस ज़माने में तो ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, स्टोरेज का कोई सामान नहीं था, तो उनके पास खाने के लिए बहुत सारे विकल्प थे। गेहूँ भी था, बाजरा भी था, मक्का भी था, ज्वार भी था, हाँ, रागी भी था, कुदरी भी था, उनके पास राजगरा भी था, हाँ, कांग भी था, बहुत सारे अनाज थे। ऐसे ही बहुत सारी दालें थे। वेजिटेबल्स उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट होके बाहर से फैंसी वेजिटेबल नहीं आते थे, लेकिन हमारे जो अनकल्टिवेटेड क्रॉप है, अनकल्टिवेटेड जो खेत में उगाते नहीं, इस तरह के जो पौधे हैं, उनमें से वो बाजियाँ बना के खाते थे। उनमें से उन पत्तियों से सब्जी बना के खाते थे। उनको पत्तियों को सुखा के वो रख लेते थे। तो फूड डाइवर्सिटी पहले जो थी और आज के, तो आज जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, हमारी फूड डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। हम बहुत कम चीज़ों को खा रहे हैं। तो पहले बहुत सारी चीज़ों को हम खाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जब साल भर हम खाते रहते थे, तो अलग अलग मिट्टी में उगा हुआ वो आता था, तो अलग अलग मिट्टी की हेल्थ हमारे शरीर तक पहुंचती थी। आप एक ही तरह का चीज़ खाते हो तो कम जगह की चीज़ें आती है। तो मतलब अल्टीमेटली हमारे हेल्थ का रीज़न क्या है? अगर मिट्टी की हेल्थ अच्छी है तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। जी, मैंने शुरू में जैसे कहा था कि कोई भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसका रूपांतर उत्पादन है। तो अगर हेल्थ हमारी सॉइल बीमार है तो हम भी बीमार होने वाले। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा जो सॉइल का अंदर कार्बन है वो करीब करीब 3 से 5% के बीच में हुआ करता था। आज 0.5% है। पर ये इतना फॉल कैसे आ सकता है? तो ये जो गैप आया उसकी असर हमारी बॉडी पे तो आना ही है। सिर्फ हम इंसान के नहीं, नेचर के सारे जीवों की बॉडी में ये फॉल आया, क्योंकि हमने बहुत सारे जो नेचुरल तरीके थे वो खो दिए। हमने ज़्यादा पैदावार लेने के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन किया, सॉल्टी वाटर भी हमने न चाहते हुए भी खेत में डाला, बहुत सारा बड़े बड़े मशीन चलाई, केंचुओं को मार दिया, बहुत सारे मतलब हमारी जो सॉइल की नेचुरल कंडीशन थी उसको हमने डैमेज किया है। और जब भी सॉइल बीमार होती है तो इंसान या पूरी नेचर को बीमार होना ही है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो फूड डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। साल भर केवल गेहूँ नहीं खाने चाहिए, हमको मक्का, बाजरी, ज्वार वो सब भी खाने चाहिए। इसी क्रम में मिलेट आया है ना, तो मिलेट तो हम भूल ही गए थे। तो अभी मिलेट की मतलब अभी मांग बढ़ी है तो किसानों ने उगाना भी शुरू कर दिया। तो अच्छी चीज़ है, साल भर फूड डाइवर्सिटी हमारी बना के रखनी चाहिए। ओवरऑल सारे हैं। तो जैसे हम बात करें कि जब देश आज़ाद किया तो मुझे ये बताया गया है या पढ़ाया गया है या अननोइंगली बताया है कि हमारा देश गरीब था, हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए थे। अगर वो सिचुएशन में फार्मर ने शुरू किया तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से अपना स्टेप लिया कि भाई लोग मर रहे हैं, अगर लोग मरेंगे तो हम पावर में नहीं आएंगे। तो आज लोगों ने लिए स्टेप्स। हम बात करेंगे आगे जाते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो खेडूत से बहुत जुड़े हुए थे। तो हम बात करेंगे आज़ादी के बाद क्या हुआ। ऐसा था कि जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास फूड क्राइसिस ज़रूर था। तो उस ज़माने में बाहर से गेहूँ आते थे। इसके बाद गेहूँ की अच्छी वैरायटी हमारे पास आई और
ऐसी वैरायटी आई कि जिसमें मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी बहुत अच्छी थी, पैदावार भी अच्छा आया। यूरिया और डीएपी का प्रयोग भी किया तो पैदावार बढ़ी, क्योंकि इरिगेशन के साधन भी साथ साथ में बढ़े। उस ज़माने में शुरू के देश आज़ाद हुआ तब इरिगेशन के इतने साधन नहीं थे, हम एक ही फसल लेते थे साल में, है ना। तो धीरे धीरे, और एक ही फसल जब लेते थे तो ज़्यादातर गेहूँ हम नहीं खाते थे, हम लोग ज्वार, मक्का और बाजरा खाते थे ट्रेडिशनली। गेहूँ तो बाद में हमने खाना शुरू किया जब इरिगेशन आया, जहाँ पर जो इरिगेशन की सुविधाएं हुई, 3 क्रॉप लेने लगे, तब जाके मतलब ये सारी चीज़ें आई, तो तब जाके फूड में स्वावलंबन आया, है ना। तो इरिगेशन, हमारी नई क्रॉप वैरायटी और हमारा फर्टिलाइज़र, इन सब का एक कॉम्बो हमारे पास धीरे धीरे आया, तब जाके फूड सिक्योरिटी में हम देश वो हुए। लेकिन बात ये है अल्टीमेटली कि फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी हुई, हमारे गोदाम में अनाज पड़ा है, लेकिन फूड डाइवर्सिटी हमारी कमज़ोर हुई। दोनों में फ़र्क है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि हज़ारों टन अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरह से हमारी हेल्थ कमज़ोर हो रही है, क्योंकि हम अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं खा रहे, हम साल भर केवल गेहूँ खा रहे हैं। हाँ, तो रोज़ गेहूँ तो रोटी में आ ही जाता है, रोटी तो होती ही है। रोटी खाने में विविधता हमारी कम हुई है, बात यह है कहने का। यानी अगर रोटी नहीं है खाने में तो मैंने खाना नहीं खाया है। साइकोलॉजिकली रोटी या चावल अगर मेरे खाने में नहीं रहेगा, तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के स्टेपल फूड हुआ करते थे अलग अलग रीजन के, वो अभी कट डाउन हो रहे हैं। अभी हमारे स्टेपल फूड में क्या आ रहा है? इडली का पिज़्ज़ा आ रहा है, जो हमने फ़ायदे के लिए ऑथेंटिक पिज़्ज़ा था, उसका इंडियनाइज वर्जन या सेलेबल और हायर प्रॉफिटेबल वर्जन हमने बनाया। आज हम बाहर निकलेंगे, विद इन 1 किलोमीटर आई विल गेट पिज़्ज़ा, सैंडविच, वड़ा पाव मिलेगा, मुझे पाव मिलेगा, पाव मिलेगा। अभी सब में वीट आया, वीट से मैदा बना। तो क्या पहले, आज़ादी के पहले वीट क्या नहीं था इंडिया में? वीट था, लेकिन जहाँ जहाँ इरिगेशन थोड़ा बहुत था वहाँ पर था। और वो वीट की हमारी जो वैरायटी थी वो काफ़ी, मतलब ये मान के चलो बड़ी हाइट पे होती थी, और थोड़ा भी बारिश आई तो गिर जाती थी। इसके अंदर एक गेरू करके एक रोग आता था, जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम आती थी। इसके बाद जो वैरायटी आई, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन जब बोलते हैं, हरियाली क्रांति, तब जो वैरायटी आई वो ठेंगनी वैरायटी आई, मतलब छोटी वैरायटी आई, और उसका गेरू रोग नहीं आता था, तो रोग प्रतिकारक शक्ति उसकी अच्छी थी और पैदावार भी बढ़ी। तो इसके बाद गेहूं का चलन खाने में बढ़ता चला गया। शुरू में इतना गेहूं नहीं था, गेहूं तो राशन की दुकानों में मिलता था, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह से आता था, रेड टाइप का गेहूं आता था। और गेहूं के साथ ये कांग्रेस घास जो है, वो खरपतवार भी उसी ज़माने में आया था। वो बाहर से आया है, ये हमारा नहीं है। जी, अभी अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो देसी वैरायटी गेहूं की है वो कहाँ से आई? ट्रेडिशनली तो हज़ारों सालों से था। जैसे बालिया गेहूँ हमारा है, तो ट्रेडिशनली वो वहाँ इस इलाके में था, वो बिना नमी, जो सॉइल के अंदर जो नमी है उससे पकता था। लेकिन आज के दिन अगर बालिया में भी आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भी थोड़ा थोड़ा इरिगेशन करने के बाद वहाँ हाइब्रिड वैरायटी लोग लगाना शुरू कर दिया है, लोक 1 और बाकी वैरायटी लोगों ने शुरू की। ट्रेडिशनली गेहूँ की अलग अलग वैरायटियाँ हमारे पास थी। जैसे यहाँ बालिया गेहूँ था, आप जामनगर साइड जाएंगे तो बंसी करके गेहूँ की वैरायटी थी। और इसके बाद हमारे ख्याल से 85 के आसपास, 80 के आसपास लोक 1 गेहूँ की वैरायटी लोक भारती ने आविष्कार किया, है ना। तो ये ट्रेडिशनली ये 2-3 वैरायटी ये था। नॉर्थ गुजरात में तो गेहूँ होता नहीं था, ज़्यादातर ज्वार, बाजरा, मक्का ही पैदा होता था। यानी अगर हम ट्रेडिशनली जो उग रहा था वही पे चिपके रहते तो हमारी हेल्थ बेटर होती, ऐसा कह सकते हैं। अब फूड डाइवर्सिटी उस ज़माने में अच्छी थी जी, फूड डाइवर्सिटी अच्छी थी। लोग मोटे नहीं थे, पतले थे लेकिन हेल्दी थे। अब लोग मोटे हो गए लेकिन हेल्दी नहीं है।